पुस्तक 4, अध्याय 11। जीनिंग यहाँ है। बच्चा घबराकर काले जानवर पर सवार युवक को देखने लगा। उसे बस यही लगा कि यह युवक बहुत शक्तिशाली है। पूरा कबीला उससे डरता हुआ लग रहा था। ब्लूस्टोन। युवक काले जानवर से उतरा, फिर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ आओ, चलो, तुम्हारी बड़ी बहन की कब्र पर चलते हैं और तुम्हारी बहन को प्रणाम करते हैं। जीनिंग ने ब्लूस्टोन का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और ब्लूस्टोन स्तब्ध सा खुद को यूं ही ले जाने दिया। विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके बगल में ब्लैकटूथ और बाकी आदिवासी स्वाभाविक रूप से बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और इस तरह वे जनजाति के बीच से होते हुए जनजाति के पीछे स्थित एक बड़े कब्रिस्तान में पहुंचे। एक बार फिर वे उस कब्र के सामने आए। वसंत घास, मैं आ गया। जीनिंग ने कुछ बलि की वस्तुएं तैयार की थीं जो उसने रास्ते में आसपास की कुछ जनजातियों से गुजरते हुए तैयार की थीं। उसने उन सभी को कब्र के सामने सावधानी से रख दिया और साथ ही धीरे से कहा, रिवरसाइड जनजाति का वह रिवरसाइड ही अब मर चुका है। सरपेंटविंग झील का सरपेंटविंग भी मर चुका है। तुम्हारे सभी दुश्मन मर चुके हैं। ये शब्द कहते ही ब्लैकटूथ और उसके आसपास खड़े बाकी लोग चौंक गए। क्या डायर मॉन्स्टर, सरपेंटविंग भी मर गया? ब्लूस्टोन तुम्हारा इकलौता बचा हुआ छोटा भाई होना चाहिए। निंग ने हाथ बढ़ाकर अचंभित ब्लूस्टोन को आगे खींच लिया। मैं तुम्हारी कब्र के सामने कसम खाता हूँ कि मैं ब्लूस्टोन को जरूर अच्छी शिक्षा दूंगा। ब्लूस्टोन कुछ स्तब्ध था, लेकिन उसके पिता ब्लैकटूथ अतुलनीय रूप से प्रसन्न थे। उन्होंने जल्दी से कहा, धन्यवाद युवा स्वामी। वे स्वयं तो एक छोटे से कबीले के नेता थे। वे अपने बेटे को कैसा भविष्य दे सकते थे, लेकिन अगर जी कबीले के युवा स्वामी जैसा कोई महान व्यक्ति मदद करे तो उनके बेटे का भविष्य बहुत अलग होगा। जब तक तुम इसका विरोध नहीं करते। निंग ने ब्लैकटूथ की ओर देखा। भविष्य में मैं सरपेंटविंग झील के किनारे काफी समय बिताऊंगा। अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो सरपेंटविंग झील आओ और मुझे वहां ढूंढो। हाँ, ब्लैकटूथ ने सम्मानपूर्वक कहा। ब्लूस्टोन, अपनी बड़ी बहन को प्रणाम करो। निंग ने अपने बगल में खड़े ब्लूस्टोन की ओर देखा। ठीक है। बच्चा जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और 3 बार प्रणाम किया। निंग ने एक तरफ हाथ हिलाया, अब आप सब जा सकते हैं। हाँ, युवा स्वामी। ऑटम लीफ समेत सभी पीछे हट गए। यहाँ तक कि ब्लूस्टोन को भी ब्लैकटूथ ले गया। इस वीरान कब्रिस्तान में सिर्फ जीनिंग ही बची थी। अब सिर्फ हम दोनों ही। निंग ने एक बांस की छड़ी निकाली और शराब पीने लगा। आज तुम्हारे युवा स्वामी तुम्हारे साथ कुछ देर बातें करेंगे। मुझे डर है कि आगे से मैं तुमसे ज्यादा बार नहीं मिल पाऊंगा। निंग ने कब्र के सामने स्प्रिंग ग्रास से बातें करते हुए फ्रूट वाइन पी। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। निंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं। एक दुष्ट देवता सदृश प्राणी होने के नाते उसकी इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। उसने जमीन में होने वाली सूक्ष्म कंपन को आसानी से भांप लिया। हजारों योद्धा, और दूरी तो सिर्फ 20 किलोमीटर होनी चाहिए। हजारों योद्धा 20 किलोमीटर दूर इकट्ठा हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कबीला ब्लैकटूथ कबीले पर हमला करने वाला हो? विभिन्न जनजातियों के बीच संघर्ष के संबंध में जी कबीले आमतौर पर उन पर ध्यान न देने का नाटक करते थे। ब्लैकटूथ मूल रूप से एक घुमंतू व्यापारी था, इसलिए उसे रिश्ते बनाने में चतुराई दिखानी चाहिए। निंग हैरान था। इस ब्लैकटूथ जनजाति की स्थापना के बाद से किसी भी अन्य जनजाति ने कभी हमला नहीं किया। इस बार एक जनजाति हमला करने क्यों आए है, और वह भी हजारों योद्धाओं के साथ? चलो देखते हैं। निंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। चाहे वह स्प्रिंग ग्रास के लिए हो या ब्लूस्टोन के लिए, वह सिर्फ हाथ बांधकर खड़े होकर नहीं देख सकता था। यद्यपि जी कबीले ने आमतौर पर इन अंतर जनजातीय संघर्षों पर ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन एक बार जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तो उनके नियंत्रण वाले कबीले स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने का साहस नहीं कर पाए। निंग जनजाति के भीतर चला गया और सीधे द्वार की ओर बढ़ गया। युवा स्वामी, मोवू और ऑटम लीफ जल्दी से उसके पीछे चले गए। युवा स्वामी, ब्लैकटूथ अपने कबीलों को भी अपने पीछे ले गया। निंग ने बस चिल्लाकर कहा, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हजारों योद्धा इकट्ठा होकर हमारी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनकी संख्या 2-3 हजार होनी चाहिए। आपके ब्लैकटूथ कबीले को तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। ब्लैकटूथ चौंक गया। 2 या 3 हजार योद्धा? नामुमकिन। कोई विशाल कबीला ही 2-3 हजार योद्धाओं को जुटा पाएगा। इतने बड़े आकार का कबीला हमारे ब्लैकटूथ कबीले की परवाह नहीं करेगा। हमारी पूरी आबादी, जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, सिर्फ 1000 या उसके आसपास है। हम इतने बड़े सैन्य जमावड़े के लायक नहीं हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ऐसा है तो ऐसा ही है। निंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। ठीक है। ब्लैकटूथ स्वाभाविक रूप से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्दी से चिल्लाने लगा, जल्दी, दुश्मन हमला करने आ रहे हैं। जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। गड़गड़ाहट। एक धीमी सी जानवर की सींग की आवाज तेजी से गूंजी और पूरी जनजाति में गूंज उठी। जनजाति के हटे कट्टे योद्धा, बुजुर्ग और महिलाएं, सभी ने अपनी अपनी तलवारें, भाले और ढालें उठा लीं, जबकि सभी बच्चे छिप गए। निंग दूर दरवाजों को घूर रहा था, जबकि ब्लैकटूथ जनजाति के सभी आदिवासी तैयारी में सांस रोके अपने हथियार थामे हुए थे। वे सभी दूर पहाड़ी जंगलों की ओर देख रहे थे। धीरे से उन्हें कदमों की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी। आखिर 2-3 हजार योद्धा कैसे बिना आवाज किए आगे बढ़ सकते थे?
इससे ब्लैकटूथ और बाकी लोग और भी हैरान हो गए। ये समझना जरूरी है कि निंग ने उन्हें आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। इतने सारे योद्धा। ब्लैकटूथ जनजाति के सभी आदिवासी स्तब्ध रह गए। दूर से जंगलों से मानव आकृतियों का एक घना झुंड निकल रहा था और आगे वाले कवच पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे धातु की एक बाढ़ तेज गति से उनकी ओर आ रही हो, जिससे ब्लैकटूथ जनजाति के सदस्यों के दिल ठंडे पड़ गए। रुको, आदेश आया और 3000 योद्धाओं ने तुरंत ब्लैकटूथ जनजाति के द्वार के सामने लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर कतारें बना लीं। ब्लैकटूथ जनजाति, सुनो। दुश्मन सैनिकों के सामने एक हृष्ट-पुष्ट गंजा आदमी दहाड़ रहा था। हम फायरविंग जनजाति से हैं। जल्दी से अपने द्वार खोलो और हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हें जीवन जीने का मौका मिलेगा। अगर तुम विरोध करोगे तो विरोध करने वालों को मार दिया जाएगा, जबकि बाकी जनजातियों को गुलामों के रूप में बेच दिया जाएगा। आवाज हवा में गूंज उठी। ब्लैकटूथ जनजाति दहशत की स्थिति में थी। क्या करें? इतने सारे योद्धा, हजारों हैं। हमारा काम खत्म हो गया। क्या युवा गुरुजी यहाँ नहीं है? ब्लैकटूथ जनजाति में अब लड़ने का जरा भी जोश नहीं था। पहली बात तो ये कि उनकी जनजाति अभी अभी नई बनी थी, क्योंकि कई आदिवासी दूसरे कबीलों से भागकर आए लोगों में से थे। उनमें अभी भी ब्लैकटूथ जनजाति के प्रति वफादारी की भावना बहुत ज्यादा नहीं थी। और दूसरी बात, ब्लैकटूथ जनजाति के पास 500 से भी कम आदिवासी योद्धा थे, लेकिन उनके सामने 3000 थे। एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो वे शीघ्र ही पराजित हो जाएंगे। फायरविंग जनजाति के सभी लोग। ब्लैकटूथ जल्दी से आगे बढ़ा और जोर से बोला, मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरी ब्लैकटूथ जनजाति में क्यों आए हो। अगर तुम्हारी कोई मांग है तो हमारी ब्लैकटूथ जनजाति स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। बहुत हो गई बातें। दुश्मन की सीमा के सामने खड़ा गंजा आदमी गरजा, या तो आत्मसमर्पण करो या युद्ध करो। निंग ने भौहें चढ़ाईं और बगल में खड़े मोवू की ओर देखा। मोवू ने सिर हिलाया और तुरंत आगे बढ़कर चिल्लाया, हमारे युवा गुरुजी निंग आ गए हैं। फायरविंग जनजाति के नेताओं, आप अभी तक उन्हें श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं आए? आप अभी तक सम्मान देने क्यों नहीं आए? आप अभी तक सम्मान देने क्यों नहीं आए? आप अभी तक सम्मान देने क्यों नहीं आए? यह आवाज जंगलों में गूंज उठी, जिससे फायरविंग जनजाति में भी हलचल मच गई। दुश्मन की टुकड़ी के मध्य में घुड़सवारों का एक समूह था। युवा मास्टर जी निंग, वह जी निंग जो रिवरसाइड जनजाति में थी। जी निंग के अलावा कौन नेताओं को उनके सम्मान में जाने का आदेश देने की हिम्मत कर सकता था? फायरविंग जनजाति के सभी उच्च स्तरीय लोग तुरंत दंग रह गए। फायरविंग जनजाति भी 20,000 से ज्यादा आदिवासियों वाली एक बड़ी जनजाति थी, लेकिन चूंकि उनके कबीले में कोई जियांतियन जीवन रूप नहीं था, इसलिए वे पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और आगे विस्तार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रिवरसाइड जनजाति की तुलना में फायरविंग जनजाति निचले स्तर पर थी। रिवरसाइड जनजाति उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद फायरविंग जनजाति के इन उच्च स्तरीय सदस्यों को स्वाभाविक रूप से पता चल गया था कि क्या हुआ था, और उन्हें जी निंग का नाम भी पता चल गया था। अध्यक्ष, प्रमुख। सभी ने काली दाढ़ी वाले आदमी की ओर देखा जो उनके आगे चल रहा था। काली दाढ़ी वाले आदमी के पास कंधों तक बाल लहराते एक युवक ने धीमी आवाज में कहा, जी वंश के वंशज से ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह के कबीलाई युद्ध में जी वंश के वंशज पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो कर लेते हैं हमला। काली दाढ़ी वाला आदमी तुरंत जोर से चिल्लाया, क्या हमला? अध्यक्ष, काली दाढ़ी वाले आदमी के आसपास मौजूद कबीले के सभी उच्च पदस्थ लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सरदार, जो वीर और बुद्धिमान दोनों था, इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करेगा। सरदार के रुतबे को देखते हुए उसे जी निंग नाम का मतलब साफ पता होना चाहिए था। अगर वह जी कबीले का कोई साधारण सदस्य होता तो बात अलग थी, लेकिन ये तो जी निंग था जिसने रिवरसाइड कबीले को भी अपने सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। मार डालो। वे 3000 योद्धा सभी साधारण आदिवासी थे। उन्हें कैसे पता चलता कि जी निंग नाम क्या दर्शाता है? अपने सरदार का आदेश सुनकर वे तुरंत दहाड़ते हुए आगे बढ़े। मारना, शुल्क। जैसे किसी इस्पात की बाढ़ सी आ गई हो, आगे आगे बख्तरबंद योद्धा आगे बढ़ रहे थे, जबकि उनके पीछे जानवरों के फर से लदे सैनिक थे। धरती कांप उठी और ऐसा लगा जैसे आसमान भी अंधेरा हो गया हो। ब्लैकटूथ जनजाति के सभी आदिवासी स्तब्ध रह गए और कुछ तो चिल्लाने लगे, आत्मसमर्पण करो, हम आत्मसमर्पण करते हैं, हमारा अंत हो गया, जल्दी करो, भागो। जी निंग द्वार पर खड़ा लोगों के उस घने काले समूह को आगे बढ़ते देख रहा था। उसे तुरंत शक हुआ, मेरा नाम सभी थोड़े बड़े कबीलों को पता होना चाहिए था, खासकर रिवरसाइड जनजाति के खिलाफ कार्रवाई के बाद। ये नाम जी कबीले के नियंत्रण वाले पूरे इलाके में फैल जाना चाहिए था। काली दाढ़ी वाला नेता फिर भी हमले का आदेश क्यों दे रहा है? निंग हैरान था। ब्लैकटूथ जनजाति एक छोटी सी जनजाति थी। उसके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी। उस पर हमला करने के लिए 3000 योद्धाओं को जुटाना अपने आप में एक अजीब बात थी। उसकी बात सुनने के बाद भी दुश्मन ने हमला करने का फैसला किया। ये तो और भी अजीब था, हालांकि इस तथ्य के आधार पर कि इस फायरविंग जनजाति ने उसके नाम को अनदेखा करने का साहस किया और केवल जी कबीले की प्रतिष्ठा के लिए उसे स्वाभाविक रूप से अब कार्य करना पड़ा। ब्लैकटूथ जनजाति के द्वार के सामने निंग अचानक एक विशालकाय रॉक की तरह उछल पड़ा, मानो उड़ रहा हो, और हवा में चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वह उछला, उसके आसपास कहीं से अचानक विशाल लहरें प्रकट हो गईं और अतुलनीय रूप से उफनती लहरें तुरंत बाढ़ के पानी की तरह बन गईं। हुआ असीम लहरें उन 3000 आदिवासी योद्धाओं की ओर सीधे टकराती हुई आगे बढ़ीं।
लहरें, अचानक इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? जियाटियन जीवन रूप, एक जियाटियन जीवन रूप। 3000 योद्धा तुरंत भयभीत हो गए। पहले तो उनका मनोबल ऊंचा था, लेकिन उन लहरों के उन पर टूट पड़ने से वे सभी टूट पड़े और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इन सभी योद्धाओं को समझ आ गया कि केवल जियाटियन जीवन रूप और डायरे मॉन्स्टर ही आग, पानी, जहरीली गैसों आदि को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई जियाटियन जीवन रूप ऐसा करना चाहता तो 3000 लोगों का वध करना ही आसान था। दरअसल निंग उन्हें मारना नहीं चाहता था, उसने तो बस लहरों को उन पर टूट पड़ने के लिए नियंत्रित किया था। अगर उसने उन्हें आग या बर्फ से जमाकर या जलाकर मार डाला होता तो नजारा बिल्कुल अलग होता। हुआ, एक ही छलांग में निंग 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सीधे उस काली दाढ़ी वाले व्यक्ति के सामने उतरा और उसकी गर्दन पकड़ ली। पुस्तक 4, अध्याय 12, पीछा। जी निंग तुरंत 1 किलोमीटर दूर उतरी और काली दाढ़ी वाले नेता को पकड़ लिया, जिससे फायरविंग जनजाति के उच्च स्तरीय सदस्य तुरंत डर गए। वे सभी जल्दी से लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गए और बार बार चिल्लाने लगे, युवा स्वामी जी निंग, हमें छोड़ दो। युवा स्वामी जी निंग, नाराज मत हो। युवा स्वामी जी निंग, नाराज मत हो। उनके पीछे खड़े आदिवासी योद्धा, जो लहरों की चपेट में नहीं आए थे, कबीले के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों को घुटने टेकते देख स्वाभाविक रूप से सभी घुटने टेक दिए। इस समय लहरें गायब हो गईं और नीचे गिरे सभी आदिवासी भी डर के मारे घुटने टेक दिए। तुरंत ही काले दाढ़ी वाले आदमी को छोड़कर सभी काले लोग घुटनों के बल बैठ गए, जिसे निंग ने पकड़ लिया था। पापा, हाथ के एक झटके से काली दाढ़ी वाला आदमी जमीन पर 2 बार लुढ़क गया। युवा मास्टर जी निंग, काली दाढ़ी वाला आदमी कांप रहा था। तुम मुझे नहीं पहचानते? निंग ने उसकी ओर देखा। काली दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से अपना लिंग हिलाया। नहीं नहीं, मैंने युवा गुरुजी निंग की प्रसिद्धि के बारे में बहुत पहले सुना था। तो फिर भी आपने हमले का आदेश दिया? निंग ने भौहें चढ़ाईं। मैं काली दाढ़ी वाले आदमी को उस पल समझ नहीं आया कि क्या कहे। इससे निंग और भी उलझन में पड़ गया। उसके सामने वाला नेता उसका नाम साफ साफ जानता था और उससे डरता था, तो फिर उसने यह आदेश देने की हिम्मत कैसे की? निंग चिल्लाया, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम ब्लैकटूथ जनजाति पर हमला क्यों कर रहे हो? काली दाढ़ी वाला आदमी तुरंत हिचकिचाया। उनके बगल में बैठे उच्च स्तरीय सदस्यों ने जल्दी से कहा, युवा गुरुजी निंग, ब्लैकटूथ जनजाति तो एक छोटी सी जनजाति है। हमारी फायरविंग जनजाति उन पर बिल्कुल भी हमला नहीं करना चाहती थी। बस मुखिया ने आने की जिद की। हमने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वह एक छोटी जनजाति थी और इसलिए उनके आने लायक नहीं थी। यह निर्णय केवल मुखिया का था। हम सभी ने इसका विरोध किया। आधे साल पहले मुखिया ने हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती योद्धाओं को बाहर निकाल दिया और कुछ 100 लोगों वाली एक छोटी सी जनजाति को नष्ट कर दिया और सभी को, पुरुष, महिला, बच्चे और बूढ़े, समान रूप से अपने अच्छे दोस्त जिग को गुलाम बनाकर बेच दिया। देखो, मुखिया के ठीक बगल वाला जिग है। मुखिया उस पर बहुत भरोसा करता है। एक चांदी के बालों वाले फर पोशाकधारी बुजुर्ग ने जी निंग के बगल में लंबे बालों वाले युवक की ओर इशारा किया। स्वूश। घुटनों के बल बैठे लंबे बालों वाले युवक ने अचानक अपनी आस्तीन से पास में खड़े निंग की ओर एक काली रोशनी निकाली। झपकी। जी निंग का शरीर जानवरों के फर से ढका हुआ था और उसके नीचे जादुई खजाने उसकी रक्षा कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से ये हमला रुक गया। निंग ने लंबे बालों वाले युवक की ओर देखा, लेकिन पाया कि युवक का चेहरा पहले ही काला पड़ने लगा था। इस समय फायरविंग जनजाति के अन्य उच्च स्तरीय सदस्य गुस्से से चीख रहे थे और युवक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, उसे वश में करने की योजना बना रहे थे। उसने युवा स्वामी पर घात लगाने की हिम्मत की। वह मौत का हकदार है, उसे मत छुओ। निंग तुरंत चिल्लाया, लेकिन आगे से आ रहे अग्निपंख जनजाति के एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ने लंबे बालों वाले युवक की बांह को पहले ही छू लिया था। युवक की बांह का गहरा काला रंग तुरंत हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति की दाहिनी बांह पर भी फैल गया। स्विश। निंग ने अपने नाखून से इशारा किया और तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली, जिसने मांसल आदमी के बाएं हाथ को काट दिया। लंबे बालों वाला वह युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था और उसके सातों छिद्रों से काला खून बह रहा था। जिस आदमी का हाथ निंग ने काटा था, उसके कटे हुए हाथ से भी काला खून बह रहा था। जहर। आसपास के फायरविंग आदिवासी लोग आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गए। निंग का चेहरा गंभीर था। कितना भयंकर जहर है। अग्निपंख जनजाति का मुखिया, वह काली दाढ़ी वाला आदमी, अचानक चिल्लाया, फिर जल्दी से जमीन पर पड़ी लाश की ओर इशारा किया। यह वही था युवा स्वामी जी निंग, ये सब उसी का था। उसने पहले मुझ पर मुंह में धुआं उगला था और मैं बेहोश हो गया था। हालांकि मुझे पता था कि क्या हो रहा है। मैंने इस जिग को अपना स्वामी माना और पूरे दिल से उसकी आज्ञा का पालन किया। वह मुझसे जो भी करवाना चाहता, मैं करता। अगर वह मुझे मरना भी चाहता, तो भी मैं जरा भी विरोध नहीं करता। युवा स्वामी, जब मैंने आपका नाम सुना, तो उन्होंने ही मुझे हमला करने का आदेश दिया था। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था, युवा स्वामी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे निर्देश दिया, मैंने तुरंत आदेश दे दिया। काली दाढ़ी वाला आदमी सदमे और गुस्से से जमीन पर पड़ी लाश को घूर रहा था। ये तो धुएं का घूंट था। ये सुनकर जनजाति के सभी उच्च स्तरीय सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। क्या? निंग भी हैरान था। पूरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में केवल ब्लैकफायर कल्ट के पास ही ऐसी दवाइयां थीं जो किसी व्यक्ति को वश में कर सकती थीं, लेकिन ब्लैकफायर कल्ट की सबसे प्रसिद्ध दवा पवित्र अग्नि की गोली थी।
पवित्र अग्नि की गोली खाने के बाद व्यक्ति ब्लैकफायर कल्ट के प्रति पूरी तरह से वफादार हो जाता था और उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता था। बस ब्लैकफायर कल्ट की पवित्र अग्नि की गोली धुएं का एक झोंका नहीं थी। जो भी इस चीज को बना सकता है वह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली जादूगर या कीमियागर है। निंग मन ही मन चौंका और उसने नेता की ओर देखा। बोलो, यह जिग तुमसे क्या चाहता था? गुलाम खरीदने के लिए, काली दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से कहा। उसने पहले हमसे 2 बार गुलाम खरीदे, 2000 से ज्यादा गुलाम। बाद में उसने मुझे काबू में करके हुक्म दिया कि मैं कुछ छोटे कबीलों को निगल जाऊं और उन कबीलों के सभी सदस्यों को गुलाम बनाकर बेच दूं। वह उन लोगों को ले जाने का इंतजाम करेगा। निंग हैरान था, इतने सारे गुलाम खरीदने का क्या मतलब था? आमतौर पर कबीले गुलामों को शारीरिक श्रम या नौकर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदते थे। गुलामों को भी खाना पड़ता था और इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना आसान नहीं होता। उसके मातहत निंग ने पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने गुलामों को ले जाने के लिए मातहत भेजे थे? इतने सारे गुलाम जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, बहुत धीरे धीरे चलते होंगे। तुम्हें उनके निशान तो मिल ही जाएंगे। मैं कर सकता हूँ। काली दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। 10 दिन पहले उसके मातहत गुलामों के एक समूह को ले गए थे। वे पूर्व की ओर जा रहे थे। 2 दिन पहले हमारे कबीले के एक शिकारी दस्ते ने उस गुलामों के दस्ते को देखा था। बहुत मुमकिन है कि 2 दिन में वे ज्यादा दूर न गए हों। हमें उन्हें जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए। निंग ने सिर हिलाया। मोवू, पतझड़ का पत्ता। निंग दूर देखने के लिए मुड़ा। मोवू और ऑटम लीफ तुरंत दौड़े। युवा स्वामी, दोनों ने निंग की ओर देखा। मुझे कुछ काम निपटाना है, निंग ने कहा। तुम दोनों तुरंत काले बख्तरबंद गार्डों के नजदीकी स्टेशन पर खबर भेजो और पास के 100 काले बख्तरबंद गार्डों को बुलाओ कि वे तुम्हें और ब्लूस्टोन को सरपेंटविंग झील तक ले जाएं। मेरे पिता सरपेंटविंग झील पर एक आवास बनवाएंगे और तुम अस्थायी रूप से झील के बीचों बीच बने द्वीप पर रहोगे। हाँ, मोवू और ऑटम लीफ ने सहमति जताई। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, निंग ने काली दाढ़ी वाले आदमी की तरफ देखा, तुम तुरंत अपने शिकारी दस्तों से मुझे 2 गाइड भेजने का इंतजाम करोगे। मैं उस गुलाम दस्ते को ढूंढना चाहता हूँ। हाँ, युवा स्वामी, काली दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से कहा और फिर अपने पीछे दहाड़ते हुए बोला, थरीनाइफ, कार्डक्लोथ, इधर आओ। निंग उन दोनों गाइडों को काले जानवरों की पीठ पर बिठाकर दिन में यात्रा करते हुए और रात में आराम करते हुए उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ता था। सैकड़ों बुजुर्गों और शिशुओं का मार्गदर्शन करते हुए वह दस्ता स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी गति से यात्रा कर रहा था। वे एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाते थे। युवा मालिक, यहाँ पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, बालों में लट लगाए एक सांवले आदमी ने जल्दी से कहा। पगचिन्ह बिल्कुल साफ हैं। ये एक दिन से भी कम समय पहले दिखाई देने चाहिए थे। हम जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। उन्होंने पीछा जारी रखा। जल्द ही उन्हें आकृतियों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। सभी पुरुष और महिलाएं हाथों में बेड़ियां डाले हुए थे और रस्सी एक पेड़ के तने से बंधी हुई थी। पुरुषों और महिलाओं का एक समूह एक पेड़ का तना लिए हुए एक साथ बंधा हुआ था। ऐसा करने से जो भी भागने की कोशिश करता वह दूसरों को भी अपने साथ खींच लेता और जैसे ही उसकी हरकतें साफ दिखाई देती, दास रक्षक आसानी से उसे देख लेते। जल्दी करो। दासों के साथ चलने वाले सैनिक कोड़े लिए हुए थे और वे कभी कभी कोड़े भी मारते थे। कुछ छोटे बच्चों को बांधकर घोड़ों पर बिठाया जाता था। हर घोड़े पर 8-10 बच्चे बंधे होते थे जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के चेहरे पर दुख के भाव थे और उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। आधे महीने पहले वे अपने कबीलों में थे, अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन अब वे गुलाम बन गए थे और उन्हें एक अनजान इलाके में ले जाया जा रहा था। तुम दोनों इन 3 काले जानवरों को लेकर वापस लौट जाओ। अपने कबीलों से कहो कि इन्हें सरपेंटविंग झील भेज दिया जाए। निंग ने हाथ हिलाकर सोने के 2 जानवरों के सिर निकाल लिए। तुम मेरे साथ यात्रा पर आए थे, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। धन्यवाद, युवा स्वामी। दोनों जनजातियों ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। निंग ने सिर हिलाया, फिर अपने काले जानवर को थपथपाया। उसने साहसिक यात्राओं के दौरान इस काले जानवर की सवारी की थी। उसके साथ इतना समय बिताने के बाद वह उससे अलग होने को तैयार नहीं था। अब तुम जा सकते हो। निंग तुरंत घोड़े से उतरा और फिर अकेले ही चलने लगा। आखिरकार ये दस्ता बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसे काले जानवर पर सवार होने की कोई जरूरत नहीं थी। स्लेवर दस्ता पहाड़ी जंगलों से होते हुए आगे बढ़ता रहा। रास्ते में हालांकि उन्हें कुछ राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्लेवर एस्कॉर्ट्स शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। लगभग सभी उच्च हाउटियन स्तर के थे, जिनमें से 3 फेंटगॉड हाउटियन विशेषज्ञ थे। उन्होंने उस राक्षसी जानवर को आसानी से मार गिराया। यह वाकई अजीब है, निंग ने मन ही मन कहा। बड़े पैमाने पर गुलामों की खरीद और एक कबीले के नेता को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल, ताकि वे बड़े पैमाने पर गुलामों को पकड़ सकें। यहाँ तक कि गुलामों के अनुरक्षकों में भी उच्च कोटि के हाउटियन फेंटगॉड साधक होते हैं। जल्दी करो, हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। दास एस्कॉर्ट्स काफी खुश लग रहे थे। निंग चुपके से पीछे से आया। ये जगह पहले से ही जी कबीले और आयनवुड कबीले के बीच की सीमा पर थी, जबकि आगे पहाड़ों की एक श्रृंखला थी। दास व्यापारियों का ये समूह पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहा था। पहाड़ों में प्रवेश करो। दस्ता आगे बढ़ता रहा। निंग पीछे से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, आसमान में चमकता सूरज अचानक बदल गया। जैसे ही निंग उनके पीछे पहाड़ों में गया,
ऐसा लग रहा था जैसे दिन अचानक रात में बदल गया हो। उनके आसपास का इलाका घना अंधेरा हो गया था और आसपास के इलाके का कुछ धुंधला सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। पूरा इलाका काले कोहरे से ढका हुआ लग रहा था। हर जगह काला कोहरा छाया हुआ था और उसमें ठंडी आभा थी। एक संरचना। निंग को तुरंत समझ आ गया कि वह एक संरचना में प्रवेश कर गया है। कोई तो सचमुच मरने आया था। हा हा हा। अचानक एक दुष्ट, कान फाड़ देने वाली हंसी गूंजी। नन्हे इंसान के बच्चे, तुम्हारा मांस वाकई बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे काट काट कर खा जाऊंगा। निंग वहीं खड़ा रहा, अपने चारों ओर फैले अंतहीन काले कोहरे को घूरता रहा। वह मुश्किल से 10 मीटर की दूरी तक ही देख पा रहा था। उसके आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथों में 2 डाकनॉर्थ तलवारें पहले ही प्रकट हो चुकी थीं। पुस्तक 4, अध्याय 13, ज़िफू शिष्य। आगे बढ़ो और मुझे मार डालो, मैं भूत बनकर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं। विशाल संरचना के असीम अंधकार के बीच खड़े होकर हर जगह से अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो बहुत से लोग भयानक यातनाएं झेल रहे हों। जी निंग मन ही मन चौंक गई। उन्होंने बेतहाशा इतने सारे गुलाम खरीदे और कुछ कबीलों के सरदारों को भी नियंत्रित किया कि वे दूसरे कबीलों से लड़कर कुछ गुलाम छीन लें। ये क्या कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो, पहले मुझे निकलना ही होगा। निंग ने अपने आसपास के माहौल को गंभीरता से देखा। एक झपट्टा की आवाज के साथ वह आगे बढ़ा और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे बढ़ गया। और फिर वह एक बार फिर मुड़ा और दौड़ने, पीछे हटने, आगे छलांग लगाने लगा। घने काले धुंध भरे घेरे में निंग काफी देर तक तेज गति से घूमता रहा, लेकिन वह जहां भी जाता घने कोहरे और ठंडी हवा से भरे घेरे में ही रहता। अच्छा नहीं। निंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। यह कोई साधारण भूलभुलैया जैसी संरचना नहीं है। मैं इतनी तेज गति से आगे बढ़ा और लगातार दिशाएं बदलता रहा, लेकिन संरचना बिल्कुल स्थिर रही। इस संरचना को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति शायद कोई ज़ियांटियन जीव नहीं है। पिछले महीने की खोज के दौरान निंग ने नो स्क्रॉल ऑन फॉर्मेशन के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था और कुछ उपलब्धियां हासिल की थीं। हालांकि वह अपने सामने मौजूद फॉर्मेशन को आसानी से हरा नहीं पाया था, फिर भी वह ये बता पाया था कि यह यिन यांग ट्विन एनर्जी फॉर्मेशन जैसी साधारण फॉर्मेशन से कहीं बेहतर था। यह एक बेहद जटिल फॉर्मेशन था और इस तरह की फॉर्मेशन बनाने में सक्षम जादुई खजाने को एक रैंक वाला जादुई खजाना माना जाना चाहिए। जियांटियन जीवन रूप के लिए किसी जादुई खजाने को बांधने का कोई तरीका नहीं था। वांशियांग के सिद्ध स्तर का कोई भी व्यक्ति स्वेलो माउंटेन जैसी जगह पर इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। 10 में से 9। इस संरचना को स्थापित करने वाला व्यक्ति ज़िफू शिष्य होना चाहिए और जहर के इस्तेमाल में माहिर होना चाहिए। निंग ने पहले जो कुछ देखा था उसके आधार पर जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच गया। मानव बच्चे, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। कान फाड़ देने वाली हंसी अंतहीन काली धुंध में गूंज उठी। निंग वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, और उसी समय उसके चारों ओर 3 अग्नि कमल की पंखुड़ियां और 3 जल कमल की पंखुड़ियां प्रकट हुईं। कमल की पंखुड़ियों की ये 2 परतें निंग के चारों ओर धीरे धीरे विपरीत दिशाओं में घूम गईं। हा हा हा। एक भयावह हंसी गूंजी। शुआ। अचानक एक साया घने कोहरे से उछलकर निंग की ओर झपटा, लेकिन जब उस साये ने निंग को जलज्वाला कमल द्वारा सुरक्षित देखा तो वह थोड़ा रुक गया। हम्फ। निंग की आंखों में एक भयंकर भाव कौंध गया और वह तुरंत आगे बढ़ा। उसके हाथ में उसकी डाकनॉर्थ तलवार आग की किरण में बदल गई जब उसने थंडर फ्लैश फ्लिंट का प्रयोग किया, जिससे छाया 2 भागों में कट गई। हुआ। परछाई तुरंत धुंध में बदल गई, फिर पीछे की ओर खिसक गई और फिर एक उत्परिवर्ती जानवर में बदल गई। अंधेरे में छिपे इस उत्परिवर्ती जानवर को साफ साफ देखना नामुमकिन था। यह कोई मानव शिशु नहीं है, यह एक मानव जियांटियन जीवन रूप है जो न जाने कितने वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा है। धुंध से निकली एक कर्णभेदी ध्वनि दूर तक पहुंची। ये मानव संभवतः बहुत छोटी उम्र में ही जियांटियन बन गया था, इसलिए उसके चेहरे के भाव इतने युवा हैं। इसके अलावा उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कमल है। उसके शरीर के चारों ओर लगा ये कमल का फूल किसी जादुई खजाने जैसा होगा। दूर से एक और साफ ठंडी आवाज गूंजी। अगर वह ज़िफू का शिष्य नहीं है तो कोई बात नहीं, बस उसे मार डालो, मैं इसे संभाल लूंगा। धुंध में छिपे निंग के सामने उत्परिवर्ती जानवर ने सीधे कहा। ये सुनकर निंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। अगर वह ज़िफू शिष्य नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर कोई ऐसा कहने की हिम्मत करता है तो इसका मतलब शायद यही होगा कि जिसने ये संरचना बनाई थी वह वाकई ज़िफू शिष्य ही था। इसके अलावा जिसने अभी हमला किया था वह एक राक्षसी जानवर से ज्यादा कुछ नहीं था, शायद उस ज़िफू शिष्य के अधीन कोई आत्मिक जानवर। मेरे गुरु ने कहा। धुंध में मौजूद उत्परिवर्ती जानवर धीरे धीरे अपनी जगह बदलने लगा, कभी इधर दिखाई देता तो कभी उधर। बाहरी दुनिया में रोमांचकारी सफर में जितना कम उम्र का इंसान मिलता है उससे निपटना उतना ही मुश्किल होता है। लगता है उसकी बातें गलत नहीं थीं, लेकिन बदकिस्मती से तुम मुझसे टकरा ही गए। निंग बस शांति से वहीं खड़ा रहा। एक व्यक्ति जब जियांटियन जीवन रूप अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह नश्वर नहीं रह जाता और उसका रूप लगभग अपरिवर्तित रहता है। जब वह अपने जीवन की अंतिम सीमा तक पहुंचने लगता है तभी वह धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। इस प्रकार वृद्ध दिखने वाले जियांटियन जीवन रूप लगभग सभी 1 शताब्दी से अधिक पुराने थे। जी यिचुआन, जिसने सबसे पहले स्वेलो माउंटेन में अपना नाम गूंजाया था और फिर अपनी पत्नी को वापस लाने से पहले कई वर्षों तक साहसिक यात्राओं पर निकला था, अब लगभग 50 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वह अब भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा वह युवावस्था में दिखता था।
यदि कोई जियांटियन जीवन रूप बच्चे जैसा दिखता था तो इसका मतलब था कि वह बचपन में जियांटियन जीवन रूप था। इस प्रकार बच्चा जितना छोटा होता गया उससे निपटना उतना ही कठिन होता गया। यहाँ तक कि कुछ अमर प्राणियों का स्वरूप भी बच्चे जैसा हो सकता है। स्विश स्विश स्विश। अचानक 3 काली किरणें निंग की ओर बढ़ीं, लेकिन जब वे आग और पानी की उन घूमती हुई कमल की पंखुड़ियों से टकराईं जो निंग की रक्षा कर रही थीं, तो वे कमल की पंखुड़ियों की पहली परत को बड़ी मुश्किल से तोड़ पाईं, लेकिन दूसरी परत ने उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया। धुंध से विशाल काली छाया उभरी और एक विशाल पंजा निंग की ओर बढ़ा। डैंग! निंग की तलवार की रोशनी चमक उठी और हड़पने का प्रयास अवरुद्ध हो गया, जबकि निंग खुद एक तरफ हट गया। अरे! निंग ने देखते ही भौहें चढ़ा लीं। यह एक उत्परिवर्ती जानवर था जो तेंदुए जैसा दिखता था। निंग कुछ पल के लिए ये पहचान ही नहीं पाया कि यह किस प्रकार का उत्परिवर्ती जानवर है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि कई उत्परिवर्ती जानवरों की वंशावली मिश्रित होती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उत्परिवर्ती जानवर बनते हैं। उसके सामने वाला उत्परिवर्ती जानवर बस बियान बाघ जैसा ही लग रहा था। उसका शरीर बहुत लंबा था। उत्परिवर्ती जानवर अपनी पूंछ हिलाते हुए निंग को घूर रहा था। उसकी पूंछ में काले हड्डीदार कांटों के घेरे थे जो अगर किसी इंसान के शरीर पर लग जाएं तो किसी चाबुक जैसे जादुई खजाने से कमजोर नहीं होंगे। निंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह धुंधला हो गया। विंड विंग चोरी स्वूश। बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए वह उत्परिवर्ती जानवर की ओर झपटा और उत्परिवर्ती डायरे मॉन्स्टर के जुड़वां पंजे भी निंग की ओर झपटे। बारिश की बूंदें चट्टानों को भेदती हैं। एक पानी जैसी तलवार जैसी रोशनी चमकी, मानो पानी की एक बूंद नीचे गिर रही हो, और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ वह उत्परिवर्ती डायर मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ बार लुढ़कने के बाद रुक गया, अब हिल नहीं रहा था। उसके सिर में एक बड़ा छेद था जिससे खून और दिमाग का द्रव्य बाहर बह रहा था। निंग चुपचाप जमीन पर उतरा, अपनी दोनों तलवारें पकड़े हुए सावधानी से अपने चारों ओर देख रहा था। उसने बस उस उत्परिवर्ती जानवर की तरफ एक नजर डाली। यह एक जियांटियान स्तर का डायरे मॉन्स्टर है, बस एक अंतिम चरण का। काली सुई, काली सुई। दूर से उस ठंडी आवाज की पुकार आई। क्या वह इंसान मर गया है? काली सुई, काली। जल्दी ही वह स्पष्ट ठंडी आवाज शांत हो गई। मैंने उत्परिवर्ती को मार डाला, लेकिन उसे इसके बारे में पता ही नहीं चला। लगता है वह उत्परिवर्ती जानवर उसका आत्मिक जानवर नहीं था। निंग समझ गया कि इस पहाड़ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही ज़िफू शिष्य हो। बहुत मुमकिन है कि यहाँ कोई छिपी हुई शक्ति हो, लेकिन इस तरह की संरचना बनाने में सक्षम व्यक्ति कम से कम एक ज़िफू शिष्य तो होना ही चाहिए। ये बड़ी मुसीबत है। निंग ने कल्पना भी नहीं की थी कि स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में जी कबीले और आयनवुड कबीले की सीमाओं पर इतनी शक्तिशाली सेना छिपी हुई है। निंग उस विशाल संरचना में फंस गया था। सुरक्षात्मक जलज्वाला कमल उसके चारों ओर घूम रहा था और उसके मन में लगातार संरचनाओं के बारे में विचार चल रहा था। संरचनाओं पर 9 स्क्रॉल गूढ़ थे, खासकर वे आरेख जिन्हें याद रखना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी निंग पहले स्क्रॉल की विषय वस्तु को जबरदस्ती याद करने में कामयाब रहा था। वह इस समय अपनी मानसिक शक्ति का ज्यादातर हिस्सा उनका विश्लेषण करने में लगा रहा था। मुझे इस संरचना को तोड़ना होगा। यहाँ फंसे होने के कारण मैं बस यही कर सकता हूँ कि उन्हें मेरे खिलाफ अपनी सारी चालें इस्तेमाल करने दूं। निंग ने संरचना का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि उसे लगातार करुण क्रंदन और भयंकर गालियां सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो इस पहाड़ के भीतर कोई सच्चा नर्क छिपा हो। पश्चिमी प्रांत का जी वंश। स्नोफॉल पैलेस। जी यंग महल के सिंहासन पर बैठे थे, जबकि जी यिचुआन, जी ली और अन्य सभी उनके नीचे बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। पिछले 10 दिनों में जी ली की आवाज भारी थी और आंखें लाल थीं। हमारे जी वंश के 5 प्रांतों से पहले ही कई जियांटियन जीव गायब हो चुके हैं। हम उन्हें न तो जिंदा पा सके हैं और न ही उनकी लाशें। प्रीफेक्चर लॉर्ड, हमारे जी कबीले के क्षेत्र में परेशानी पैदा करने कौन आया है? उन्हें ढूंढो और नष्ट कर दो। पिछले कुछ दिनों में मैं लगभग पागल हो गया हूँ। मेरा जिगरी दोस्त, मुझे उसे ढूंढकर बचाना होगा। नीचे बैठे जी कबीले के सदस्य चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। जी ली ने घूरते हुए फुफकारते हुए कहा, मेरा बेटा भी गायब हो गया है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, मुझे ढूंढना ही होगा। और फिर उसने सिंहासन पर बैठे प्रीफेक्चर लॉर्ड की ओर देखा। बड़े भाई, अब तक कितने जियांटियन जीव गायब हो चुके हैं? और हमारे जी कुल के खिलाफ कौन काम कर रहा है? क्या हमें अपराधी मिल गया है? सेंट्रल प्रीफेक्चर द्वारा अभी अभी भेजी गई खबर के अनुसार अब तक 23 जियांटियन जीव गायब हो चुके हैं। जी यंग ने सिर हिलाया। और उनमें से ज्यादातर काफी शक्तिशाली और प्रसिद्ध जियांटियन जीव हैं। जी कबीले के 5 प्रीफेक्चरों ने हमारे 5 कमांडरों को खो दिया है जो बाहर थे। वे कहाँ गए हैं इसका कोई पता नहीं है। ये हमारे जी कबीले को भड़का रहा है। वे जी कबीले के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाते। ली चिल्लाया। यंग की आंखें लाल थीं। जो भी गायब हुए थे वे सभी काफी शक्तिशाली थे और कम से कम मध्य अवस्था के जियांटियन जीव थे। यहाँ तक कि अंतिम अवस्था के जियांटियन जीव भी थे और यहाँ तक कि चरम जियांटियन जीव भी। वे हमारे जी कबीले पर धावा बोल रहे हैं और फिर हमारे मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। हमें अपराधियों को ढूंढना होगा, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न हो। हमें उनका नाश करना ही होगा। एक तरफ बैठे यिचुआन ने कहा, इन्हें सचमुच नष्ट कर देना चाहिए। हालांकि मेरे अनुभव के अनुसार इस शक्ति की रक्षा एक ज़िफू शिष्य द्वारा की जानी चाहिए। ओह, सभी ने यिचुआन की ओर देखा। यिचुआन आखिरकार बाहर घूमने गया था। वह डार्क नॉर्थ सीज भी गया था। उसका अनुभव उनसे कहीं ज्यादा था। यिचुआन ने आगे कहा, 2 संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल हैं। पहली यह कि यह कोई भागी हुई जनजाति हो सकती है
जिसने अपना शहर खो दिया हो, अब उसका कोई ठिकाना न रहा हो और वह भटकती फिर रही हो। लेकिन इस जनजाति के अवशेष अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए वे यहाँ स्वेलो माउंटेन में युद्ध छेड़ना चाहते हैं और इसके जरिए एक सेनापति शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। एक कमांडरी शहर के साथ उनके पास अपना क्षेत्र होगा, तभी किसी जनजाति के पास एक आधार होगा। दूसरी संभावना यह है कि यह कोई भागा हुआ अमर साधक हो। कुछ दुष्ट संप्रदायों के अमर साधक आत्माओं और लाशों का इस्तेमाल कुछ दुष्ट जादू टोने का प्रशिक्षण लेने के लिए करते हैं। जियांटियन जीवों को छीनना इसलिए किया जाता है क्योंकि जियांटियन जीवों में ज्यादा शक्तिशाली आत्माएं होती हैं और उनका इस्तेमाल कुछ जादुई मंत्रों के प्रशिक्षण के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है, यिचुआन ने कहा। और जियांटियन जीवों का गायब होना, यिचुआन ने आगे कहा, हमारे जी कबीले की खुफिया जानकारी के आधार पर सिर्फ जी कबीले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पास के आयनवुड कबीले तक भी है। रिवरबैंक कबीले में भी जियांटियन जीव गायब हैं, बस हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने जियांटियन जीव खो दिए हैं। उनके इस तरह बेकाबू होने का मतलब है कि हमारे स्वेलो पर्वत पर आई शक्ति कमजोर नहीं है। हमें बदला जरूर लेना चाहिए और हमें गायब जियांटियन जीवों को बचाना होगा, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें पहले विरोधियों की असली स्थिति का पता लगाना होगा और फिर उन्हें एक ही झटके में खत्म करने की रणनीति बनानी होगी। महल में सभी लोग चुप हो गए। पुस्तक 4 अध्याय 14 पूज्य गुरु जी। यिचुआन पत्थर की ईंटों वाली सड़क पर अकेले चल रहा था। उसके माथे पर सोच विचार के बादल छा गए थे। वह जानता था कि यह मामला जी कबीले के लिए एक कठिन परीक्षा होगी, लेकिन इस दुनिया में टिके रहने के लिए किसी भी संगठन को बार बार परीक्षाएं झेलनी ही होंगी। इन परीक्षाओं से गुजरने के बाद कबीले की जड़ें स्वाभाविक रूप से गहरी और मजबूत होती जाएंगी, लेकिन अगर वे इन परीक्षाओं से नहीं गुजर पाए तो कबीला खत्म हो जाएगा। अगर कुछ बचे हुए लोग भी बचकर निकल गए और वंश को आगे बढ़ा पाए तो ये सौभाग्य की बात होगी। मालिक, मालिक। कुछ नौकर उनके स्वागत के लिए किनारे पर घुटने टेक कर बैठ गए। यिचुआन अपने घर में गया और वापस उसी जगह चला गया जहां वह अक्सर रहता था। अचानक एक नौकरानी तेजी से दौड़ी हुई आई। यिचुआन को देखते ही वह इतनी डर गई कि फौरन घुटनों के बल बैठ गई। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अपनी छवि का ध्यान रखो। यिचुआन भौंका और चिल्लाया। मालिक। नौकरानी का चेहरा तनाव से सफेद पड़ गया। मैडम, मैडम। वो यिचुआन का चेहरा तुरंत बदल गया। स्नो को क्या हुआ है? मैडम बेहोश हो गई, महिला नौकर ने घबराकर कहा। बेहोश हो गई? यिचुआन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। एक कुशल की रिफाइनर होने के नाते वह बेहोश कैसे हो सकती है? अगर उसकी पत्नी बेहोश हुई तो इसकी एक ही वजह हो सकती है, बर्फ। यिचुआन तुरंत हवा के झोंके में बदल गया और उस क्षेत्र से गायब हो गया। कमरे के भीतर युची स्नो चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी बहुत सुंदर और शांत थे। बर्फ। यिचुआन तुरंत कमरे में प्रकट हुआ। अपनी पत्नी को वहां लेटा देखकर वह जल्दी से आगे बढ़ा और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। वह नौकरानी की ओर देखे बिना न रह सका। आखिर हुआ क्या था? नौकरानी डर के मारे कांप रही थी और बहुत पहले ही घुटनों के बल बैठ गई थी। मालिक, मैडम चाय पी रही थीं और बिल्कुल ठीक थीं। किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं और किसी ने उनसे बात भी नहीं की। लेकिन अचानक मैडम का शरीर कमजोर पड़ गया और वे गिर पड़ीं। हम सब घबरा गए। मैंने मैडम को सावधानी से उठाकर वापस कमरे में ले गया, जबकि कीपलीफ आपको बुलाने चला गया। मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? यिचुआन के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी, जल्दी शमन काओ को तुरंत बुलाओ। हाँ। महिला नौकर तुरंत पीछे हट गई। कमरे में केवल यिचुआन और उसकी पत्नी को छोड़कर। यिचुआन बिस्तर के किनारे बैठा अपनी पत्नी को देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, क्या आज का दिन सचमुच आ गया है? जब तुमने निंग को जन्म दिया था तो मुझे डर था कि ये दिन भी आएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम जरूर बच जाओगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों अपने बेटे को एक अविश्वसनीय हीरो बनते देखेंगे। कुछ क्षण बाद एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी गंदे जानवरों की खाल पहने हुए अंदर आया। उसके शरीर से स्वाभाविक रूप से जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। ओझा और औषध विक्रेता ऐसे लोगों का समूह थे जिन्हें प्राकृतिक जड़ी बूटियों और उपचारों का गहरा अनुभव था। यह असीम दुनिया एक अद्भुत चमत्कारी जगह थी और इसमें तरह तरह की अनोखी चीजें रहती थीं। यहाँ तक कि सबसे साधारण दिखने वाली जड़ी बूटियां भी एक खास तरीके से मिलाने पर कुछ अनोखे प्रभाव डाल सकती थीं। ये शमन काओ पश्चिमी प्रांत के जी वंश में जड़ी बूटियों के क्षेत्र में सबसे कुशल लोगों में से एक था। शामन काओ। यिचुआन ने बड़ी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की ओर देखा। मेरी पत्नी बिना किसी कारण के बेहोश हो गई। तुम देख लो। कमांडर, कृपया पीछे हट जाएं। शमन काओ ने अपनी कर्कश आवाज में कहा और यिचुआन जल्दी से एक तरफ हट गया, उसके लिए जगह बनाने के लिए पीछे हट गया। शमन काओ ने अपना सूखा मुर्गे के पंजे जितना पतला हाथ बढ़ाकर स्नो के माथे पर रख दिया। तुरंत शमन काओ की हथेली से हरे रंग की रोशनी का एक बिंदु निकला और वह धीरे धीरे स्नो के शरीर में समा गया। उस क्षेत्र में बहुत तेज हर्बल गंध फैलने लगी। शमन काओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद शमन काओ ने अपना हाथ वापस ले लिया। स्नो, जो पहले बेहोशी की हालत में थी, उसकी भौहें कांप उठीं और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। बर्फ। यिचुआन चौंका और बहुत खुश हुआ। जल्दी से आगे बढ़ा और साथ ही शमन काओ को भी देखा। मेरी पत्नी कैसी है? कृपया मेरी असमर्थता के लिए मुझे क्षमा करें। शमन काओ ने सिर हिलाया। सेनापति, बेहतर होगा कि आप कबीले के नेता को आमंत्रित करें।
कबीले का नेता यिचुआन का दिल बैठ गया। कुल का नेता जी कुल के सभी 5 प्रांतों का कुलगुरु था। उसका नाम जी नाइनफायर था। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो लगभग 400 वर्षों तक जीवित रहा था। जी कुल का एक सच्चा पूर्वज। बेशक वह एक जिफु शिष्य भी था। जी नाइनफायर को शोध का शौक था और उसने चिकित्सा, औषधि और विष दोनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थीं। चिकित्सा के मामले में वह स्वाभाविक रूप से शमन काओ से अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ था। मैं तुरंत स्नो को उसके पास ले जाऊंगा, यिचुआन ने जल्दी से कहा। नहीं, शमन काओ ने जल्दी से कहा। कमांडर, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। मैडम इस समय कोई भी झटका या धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें चुपचाप आराम करने की जरूरत है। अगर आप कबीले के सरदार को बुला सकें तो यही अच्छा होगा। शमन काओ रुक गए। उन्हें पता था कि कबीले के सरदार को बुलाना बहुत मुश्किल होगा। यिचुआन ने सिर हिलाया, फिर तुरंत पास में खड़ी एक नौकरानी को निर्देश दिया, तुरंत जाकर कमांडर जी रेडफ्लावर को बुलाओ। कुछ क्षण बाद लाल कपड़े पहने रेडफ्लावर अंदर आया। यिचुआन, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? फूल चाची, यिचुआन ने उस व्यक्ति को देखते ही जल्दी से कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने नीला अग्निपक्षी पर सवार होकर तुरंत केंद्रीय प्रांत की ओर चलें। कबीले के नेता को हमारे पश्चिमी प्रांत का दौरा करने के लिए आमंत्रित करें। कुल के मुखिया को बुलाओ। रेडफ्लावर चौंक गया। कुल के मुखिया ने बहुत पहले ही कुल के कामकाज संभालना छोड़ दिया था और अपना सारा समय शोध और प्रशिक्षण में लगा दिया था। अगर पश्चिमी प्रांत के प्रांतपाल जी यंग भी उसे बुलाने जाते तो भी कुल का मुखिया शायद नहीं आता। अगर मैं उसे बुलाने जाऊं तो क्या वह आएगा? यिचुआन ने जल्दी से कहा। बस उसे बता दो कि मैं, जी यिचुआन, एक जीवन मरण का मामला है और मैं कबीले के नेता को पश्चिमी प्रांत शहर आने के लिए कह रहा हूँ। कबीले का नेता जरूर आएगा। हालांकि रेडफ्लावर अभी भी इस बात से हैरान थी कि यिचुआन को इतना भरोसा क्यों था कि कबीले का नेता जरूर आएगा, फिर भी उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं 10,000 तलवारों वाले शहर का दौरा करने जाऊंगी। ग्रैंडजिया राजवंश ने दुनिया भर में अनगिनत सेनापति नगर बसाए थे। जी वंश के नियंत्रण में केवल एक ही नगर था, 10,000 तलवारों का नगर। ये जी वंश के 5 प्रांतों में से मध्य प्रांत था। पूर्वी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और उत्तरी प्रांत ये सभी जी वंश द्वारा ही बनाए गए थे और इनमें कोई खास बात नहीं थी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, यिचुआन ने धन्यवाद देते हुए कहा। रेडफ्लावर तुरंत वहां से चली गई, फिर जल्दी से अपने एजियो फायरबर्ड पर सवार हुई और पश्चिमी प्रांत शहर को छोड़कर 10,000 तलवारों वाले शहर की ओर चल पड़ी। कमरे में मौजूद नौकरानियां भी चली गईं, केवल यिचुआन और उसकी पत्नी स्नो ही पीछे रह गए। यिचुआन, स्नो मुस्कुराई और अपने आदमी की ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। बर्फ। यिचुआन अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए बिस्तर के किनारे बैठ गया। स्नो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, जब हम डाकन नॉर्थ सी से लौटे और रास्ते में हमें वह हमला झेलना पड़ा तो हम बहुत खुशकिस्मत थे कि बच गए और वापस लौट पाए। पिछले 10 साल बहुत शांत और बहुत खुशहाल रहे हैं। मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। अगर उस साल तुमने नींद को जन्म नहीं दिया होता। यिचुआन की आवाज कुछ भारी थी। स्नो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये हमारा बच्चा है, मुझे इसे जन्म देना ही था। हालांकि इस गुप्त तकनीक के इस्तेमाल से मुझे अपनी जिंदगी के कुछ साल गंवाने पड़े, लेकिन ये सब सार्थक था। मुझे बहुत चोटें आई थीं। अगर मैंने उस समय नींद को जन्म न दिया होता तो कौन जाने मैं बाद में उसे जन्म दे पाती या नहीं। नींद की रगों में हम दोनों का खून है। और उसकी जिंदगी मेरे बड़े भाई की जान लेकर खरीदी गई। बड़े भाई? यिचुआन को अभी भी वह महान लड़ाई याद थी जो उन्होंने वापसी के रास्ते में लड़ी थी। उस महान युद्ध ने 3 लोगों का भाग्य बदल दिया था, युची भाई बहन और स्वयं जी यिचुआन। जल्दी मेरी छोटी बहन को लेकर जाओ, जल्दी जाओ। उस लंबी शक्तिशाली पीठ की छवि, वह भयंकर दहाड़, यिचुआन उसे कभी नहीं भूला था। अगर हम निंग को छोड़ देते तो शायद मैं कुछ और साल जी पाती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा नहीं कर पाती। मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा होता। उसमें जी वंश का वंश है और उसमें मेरे युची वंश का भी वंश है। युची, स्नो ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे साथ 10 साल बिताए हैं और मेरा एक अतुलनीय रूप से बुद्धिमान बेटा भी है। मैं अतुलनीय रूप से खुश और अतुलनीय रूप से संतुष्ट हूँ। इन पिछले 10 सालों में मैंने खुद को बहुत धन्य और बहुत खुश महसूस किया है। यिचुआन ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। निंग मेरा गौरव और खुशी है, स्नो ने धीरे से कहा। मुझे निंग को जन्म देने का कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, यिचुआन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। 2 घंटे से भी कम समय में कबीले का सरदार यहाँ आ जाएगा। कबीले के सरदार को देख लेने दो, शायद ये ज्यादा भयानक ना हो। स्नो ने सिर हिलाया। अगर मैं 1-2 साल और जी सकूं तो निंग को अभी इस बारे में न बताऊं। अगर मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी तो निंग को वापस आने दूं। और फिर स्नो ने अपने पति की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। यिचुआन, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम और निंग मेरे साथ थे। ठीक है, यिचुआन ने अपनी पत्नी की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। लेकिन न तो यिचुआन और न ही स्नो को पता था कि इस समय उनका बेटा निंग बहुत मुश्किल में है। वह जी वंश और आयनवुड वंश की सीमाओं के बीच एक विशाल पर्वत पर था जो दूर से देखने पर साधारण लगता था। हालांकि इस पर्वत में प्रवेश करते ही कोई भी व्यक्ति अंतहीन घने कोहरे के गर्त में गिर जाता और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। सुरक्षात्मक कमल की पंखुड़ियां उसके चारों ओर घूम रही थीं। निंग कमल की मुद्रा में बैठा था और संरचनाओं पर 9 स्क्रॉल
पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लगातार इस बारे में सोच रहा था कि इस संरचना को जल्द से जल्द कैसे तोड़ा जाए। पहाड़ के मध्य बिंदु पर, पहाड़ के बीचों बीच जगह जगह से एक के बाद एक करुण चीखें निकल रही थीं। तरह तरह की भयंकर, घिनौनी गालियां, बेकाबू मिन्नतें और सिसकियां कानों में गूंज रही थीं। जबकि पहाड़ के बीचों बीच कई खंभे थे जिन पर औरतों और मर्दों को बांधा गया था। एक नज़र में 100 से ज्यादा मर्द और औरतें दिखाई दे रही थीं, जिनके शरीर जख्मों से ढके हुए थे। उन्हें पीटा गया, अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया। उन पर सभी प्रकार के क्रूर तरीके अपनाए गए। जियांटियन जीवन रूप, तुम अब भी सोचते हो कि तुम जियांटियन जीवन रूप हो? हा हा हा, इसे पूरा पी लो। अपनी प्यास बुझाने के लिए इस अद्भुत मूत्र में से कुछ पी लो। मांसल सेवक उन्हें बेतहाशा पीड़ा दे रहे थे। पहाड़ के बीचों बीच खड़े 6 खूबसूरत कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं शांति से ये सब देख रहे थे। हमने इस स्वेलो पर्वत क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा साधारण दास खरीदे हैं और लगभग 100 जियांटियन जीवों को जब्त किया है। हालांकि हम अभी भी स्वामी की जरूरतों से काफी दूर हैं। काले कपड़े पहने एक महिला, जिसके कंधों पर एक बिच्छू था, ने धीरे से कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई इस समय बाहर जियांटियन जीवों को पकड़ने गए हैं। हम जल्द ही आवश्यक संख्या में पहुंच जाएंगे। एक सुंदर युवक मुस्कुराया। हालांकि गुरु का एक आत्मिक जानवर, ब्लैक नीडल, दल के भीतर एक दुश्मन को मारने गया था, लेकिन मारा गया। मेरे साथी प्रशिक्षु भाइयों और प्रशिक्षु बहनों, आपको क्या लगता है कि हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? छोटे प्रशिक्षु भाई, तुममें स्वाभाविक रूप से प्रतिभा है। बेहतर होगा कि तुम जाओ। छोटा प्रशिक्षु भाई। आसपास खड़े सभी पुरुष और महिलाएं उस सुंदर युवक को देख रहे थे। ये स्थिति देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। इन साथी युद्ध प्रशिक्षुओं में से कोई भी मूर्ख नहीं था। हालांकि उन सभी में असाधारण क्षमताएं थीं, क्योंकि वे जानते थे कि उस दल में मौजूद व्यक्ति आसानी से उस आत्मा जानवर, ब्लैक नीडल, को मार सकता है। फिर भी उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार जाने का मतलब था कुछ जोखिम उठाना। अचानक काका पहाड़ के भीतर से एक जगह घूमने और घूमने लगी। एक के बाद एक धातु की प्लेटें खुलने लगी, जिससे एक गलियारा दिखाई देने लगा। उस अंधेरे गलियारे में हरे रंग की रोशनी की एक झलक दिखाई दी और भीतर से एक बर्फीली ठंडी आभा फैल गई। गुरुजी, 6 पुरुषों और महिलाओं ने एक साथ आदरपूर्वक पुकारा। पुस्तक 4, अध्याय 15, रेत। नीचे अंधेरी खाई से एक तीखी मगर शांत आवाज आई। छोटी साथ, तुम सबसे ज्यादा होशियार हो। तुम जाकर इस मामले को संभालो। इस घुसपैठिए को भगाओ। जी हाँ, आदरणीय गुरुदेव, सुंदर युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदरपूर्वक उत्तर दिया। तो जाओ। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, काका धातु का बोल्ट तुरंत जमीन से ऊपर उठ गया और उस गलियारे को फिर से कसकर बंद कर दिया। तभी उन 6 पुरुषों और महिलाओं ने राहत की सांस ली। हालांकि वे अपने गुरु के सबसे करीबी शिष्य थे, फिर भी जब भी उनका सामना अपने गुरु से होता तो वे भयभीत हो जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन शिष्यों ने अपने गुरु का अपमान करने की हिम्मत की थी, उन सभी को यातनाएं देकर मार डाला गया था और उन्हें फिर कभी पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। कौन जाने मास्टर इस समय किस तरह के जादुई खजाने को परिष्कृत कर रहे हैं। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक ने धीरे से कहा। शुरू से लेकर आखिर तक उन लोगों को भी जिन्हें हमने दूसरी जगहों पर यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया, हमने सैकड़ों जियांटियन जीवों और अनगिनत आम लोगों को मार डाला है। मास्टर ने तो यहाँ तक कहा था कि एक बार जब वह इस जादुई खजाने को पूरा कर लेंगे तो अगर उनका सामना किसी वानजियांग सिद्ध से भी हो जाए तो भी वे नहीं डरेंगे। कौन जाने ये किस तरह का जादुई खजाना है। यह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। अभी गुरु का जादुई खजाना आधा ही पूरा हुआ है, लेकिन उन्होंने स्वेलो पर्वत की जनजातियों में बसे उन जिफू शिष्यों पर ध्यान ही नहीं दिया है। जब वह इसे पूरी तरह पूरा कर लेंगे तो 6 पुरुष और महिलाएं धीरे से बातें करने लगे। वे इस रहस्यमयी जादुई खजाने के बारे में बहुत उत्सुक थे जिसे बनाने में उनके गुरु व्यस्त थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके गुरु इस पूरे समय अपने अध्ययन कक्ष में ही रहे और किसी को भी अंदर जाने से मना किया था। जहाँ तक उस सुरंग का सवाल है, जैसे ही वह बंद होती, बाहर से एक भी आवाज नहीं आती। फुश। खंभे से बंधे जियांटियन जीवों में से एक के शरीर से अचानक एक धुंधला, क्रूर भूत निकला। उसने एक बेआवाज चीख मारी और फिर वह धुंधला भूत पत्थरों में धंस गया, पहाड़ की गहराइयों में, उस छिपे हुए कमरे की ओर। इस दृश्य ने उन 6 स्त्री पुरुषों को घबरा दिया। नंगी आंखों से तो सिर्फ एक असली भयानक प्रेत ही दिखाई देता है। एक और भूत। 6 स्त्री पुरुषों को अपने दूसरे शिष्य भाई की याद आई, जिसने उनके गुरु का अपमान किया था। उसे यातनाएं देकर मार डाला गया था और फिर उसे एक भयानक प्रेत में बदल दिया गया था। फिर उसे लीन कर दिया गया था। प्रेत भी नीचे खींचे जा रहे थे। जाहिर है जो भी वहां मरेगा उसे पुनर्जन्म का मौका कभी नहीं मिलेगा। छोटा साथ, जाओ और दल में दुश्मन से निपटो। उसके साथी प्रशिक्षुओं ने उसे प्रोत्साहित किया। मुझे जल्दी मत करो। सुंदर युवक तुरंत बाहर चला गया। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। वह सुंदर युवक चुपचाप आगे बढ़ता गया और जहां भी वह जाता वह काला कोहरा अपने आप उसके लिए रास्ता खोल देता। सुंदर युवक के बाएं हाथ में अचानक एक दाव सील प्रकट हुई। दाव सील की सतह पर रक्तवाहिका जैसी अजीबोगरीब आकृतियां थीं। उसके दाहिने हाथ में एक घोड़े की पूंछ जैसी मूंछ दिखाई दी। चलो चलें। घोड़े की पूंछ के एक झटके के साथ प्रकाश की सैकड़ों सफेद किस्में तुरंत दर्जनों मीटर के आकार में बदल गईं, जो कमल की मुद्रा में बैठे जी निंग की ओर घूम गईं। जी निंग कमल मुद्रा में बैठे थे। अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने सिर उठाकर देखा। उसके आसपास का पूरा क्षेत्र उन सफेद रेशों से भरा हुआ था। तोड़ो। निंग धीरे से भौंका और उसके चारों ओर घूम रहा जलज्वाला कमल तुरंत आकार में बहुत बड़ा हो गया।
कमल की पंखुड़ियों की 2 विशाल परतें घूम गईं और वे आक्रमणकारी सफेद रेशे जो उसे उलझाने की कोशिश कर रहे थे टूट गए। निंग के पास आने में पूरी तरह असमर्थ, आग और पानी को नियंत्रित कर रहा है। दूर खड़े सुंदर युवक की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। लगता है वह जियांटियन स्तर का एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है। ये परेशानी का सबब होगा। मैं उसे सीधे पकड़ने के लिए अपने घोड़े की पूंछ वाले विस्क का सहारा लेना चाहता था, लेकिन लगता है यह संभव नहीं होगा। सैकड़ों सफेद रेशे तेजी से वापस आए, फिर गायब हो गए। उसके दाहिने हाथ में एक लंबा चाबुक दिखाई दिया। तुमने हमारी टुकड़ी पर हमला किया है, अपना नाम तुरंत बताओ, सुंदर युवक चिल्लाया। निंग पहले से ही खड़ा था और उसने उस खूबसूरत युवक की तरफ देखा। यह आयनवुड कबीले और जी कबीले के बीच की सीमा है, लेकिन तुम न तो जी कबीले के लग रहे हो और न ही आयनवुड कबीले के। तुम असल में कौन हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम डर के मारे मर जाओगे। सुंदर युवक ने व्यंग्य किया। क्यों न तुम भी कोशिश करके देखो कि मैं डर के मारे मर जाऊंगा या नहीं। निंग ने दोनों हाथों में तलवारें पकड़ रखी थीं। तुम्हें बस मेरा चाबुक देखना है। उस खूबसूरत युवक ने बातचीत जारी नहीं रखी। जाहिर है वह यह नहीं बताना चाहता था कि वह कहाँ से है। उसने तुरंत अपना चाबुक मारा और काला चाबुक हवा में तेजी से बढ़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। जब तक वह निंग तक पहुंचा, चाबुक एक काले सांप के सिर में बदल चुका था जिसने सीधे निंग को डस लिया। निंग बस उसे देखता रहा। जैसे ही लंबा काला चाबुक अग्नि कमल की पहली परत को तोड़ता, उसे जल कमल की दूसरी परत ने रोक लिया। यह अग्नि और जल का कमल किस प्रकार की तकनीक है? सुंदर युवक पहले वाले आत्मा जानवर जैसा नहीं था। वह तुरंत बता सकता था कि निंग एक दुष्टदेव शरीर परिशोधक था जो अग्नि और जल को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि निंग की तकनीक कैसे काम करती है। स्वूश! निंग, जो पहले बस शांति से चाबुक को देख रहा था, अचानक बिना किसी चेतावनी के विंड इवेशन तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। वह तुरंत उस खूबसूरत युवक की ओर आश्चर्यजनक गति से कूद पड़ा। उसी क्षण वह धुएं के झोंके की तरह आगे बढ़ा। उसके हाथों में मौजूद डार्क नॉर्थ तलवारें रेनड्रॉप पियर्स रॉक्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस खूबसूरत युवक के सिर पर वार करने लगीं। मुश्किल है इससे, भाग जाओ। इस पूरे समय वह सुंदर युवक अपने बाएं हाथ में उस दाव सील को पकड़े हुए था। उसने अचानक उसे सक्रिय किया और वह एक धुंधली परछाई में बदल गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। और फिर वह सुंदर युवक अचानक हवा में गायब हो गया। झटपट निंग उस खूबसूरत युवक के सामने प्रकट हुआ। वह भौहें चढ़ाने लगा। भागने की कोई तकनीक? उसे इस तकनीक के लिए उस दाव सील पर भरोसा करना चाहिए था। एक जियांटियन की रिफाइनर के पास वास्तव में भागने वाली दाव सील होती है। उसके पीछे बैठा जिफू शिष्य निश्चित रूप से उस पर मोहित है। दाव सील भी वर्ग के आधार पर विभाजित थे। दिव्य गति मुहर, प्रकाश शरीर मुहर, हीरक मुहर, विशाल शक्ति मुहर और अन्य दाव मुहरें सभी निम्नतम श्रेणी की मुहरें थीं, जबकि भागने वाली मुहरें स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की थीं। उदाहरण के लिए, निशान रहित तावीज एक प्रकार की दाव मुहर थी जो इतनी कीमती थी कि उसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास निशान रहित तावीज नहीं था। अगर था भी तो निंग इस संरचना में फंसा होने के कारण वह यह नहीं बता पा रहा था कि वह किस दिशा में है, और निंग इसका उपयोग सीधे पहाड़ के अंदर जाने के लिए नहीं कर सकता था। बेशक वह तुरंत भागने के लिए निशान रहित तावीज पर भरोसा कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास वह नहीं था। हालांकि मेरे पास एस्केप सील्स हैं, इस फंसाने वाली संरचना ने 5 तत्वों को सक्रिय कर दिया है। मैं बचने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। निंग इस बारे में निश्चित था। उसने काफी देर तक सोचा था और माना जा सकता था कि संरचनाओं में उसकी सिद्धि का स्तर अच्छा है। उसे उस संरचना के बारे में भी कुछ समझ थी जिसमें वह फंसा हुआ था। जब पंचतत्व सक्रिय हो जाते थे तो बचने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि उस संरचना का स्वामी स्वेच्छा से मदद न करे। दुर्भाग्य से इस संरचना का स्वामी केवल अपनी मृत्यु चाहता था। वह कैसे मदद कर सकता था? सुंदर युवक तेजी से वापस पहाड़ के मध्य बिंदु पर पहुंच गया। लिटिल सेवन वापस आ गया है। छोटे प्रशिक्षु भाई, क्या तुमने दुश्मन को मार डाला है? हमारे छोटे प्रशिक्षु भाई के व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के कारण उसने निश्चित रूप से उस अत्याचारी को आसानी से पकड़ लिया। उन साथी प्रशिक्षुओं ने उस सुंदर युवक के चेहरे पर भाव देखकर तुरंत समझ लिया कि वह निश्चित रूप से असफल हो गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत उसका उपहास करना शुरू कर दिया। सुंदर युवक ने गरजते हुए कहा, साथी प्रशिक्षुओं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर मैं भागने में जरा भी देर करता तो शायद मैं अपनी जान गंवा देता। वह इतना दुर्जेय है, क्या उसके पास कोई शक्तिशाली जादुई खजाना है? बाकी 5 पुरुष और महिलाएं हैरान थे। वे जानते थे कि उनका ये छोटा शिष्य भाई कितना शक्तिशाली है। सुंदर युवक ने जल्दी से कहा, वह बिल्कुल हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जैसा है। वह की और बॉडी दोनों का प्रशिक्षण लेता है। वह एक फील्ड गॉड रिफाइनर के रूप में जियांटियन स्तर का अभ्यासी भी है और वह पल भर में मेरे पास पहुंच गया। सौभाग्य से मेरे पास शुरू से ही एस्केप सील थी, इसलिए मैं बच निकलने में कामयाब रहा। उसकी गति ही बताती है कि वह शायद एक शीर्ष जियांटियन स्तर का फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनर है। एक शिखर शांशन फील्ड गॉड शरीर परिशोधक। इतना शक्तिशाली व्यक्ति अचानक कहाँ से आ गया? अन्य 5 साथी प्रशिक्षु हैरान रह गए। सुंदर युवक ने आह भरी, लगता है हमें अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई का इंतजार करना होगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई पहले ही की और बॉडी दोनों में सर्वोच्च जियांटियन स्तर पर पहुंच चुके हैं और उनके पास सभी प्रकार के जादुई खजाने और जहर भी हैं। स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में हमने जितने भी सैकड़ों जियांटियन जीव पकड़े हैं, उनमें से ज्यादातर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने ही पकड़े थे। मेरे बारे में कौन बोल रहा है?
एक धीमी आवाज गूंजी। 6 पुरुष और महिलाएं जल्दी से मुड़कर देखने लगे। पहाड़ के आधे रास्ते पर, उस विशाल गुफा के प्रवेश द्वार के पास, एक आदमी काला लबादा पहने और खुले बालों के साथ अंदर आया। वह बर्फीली, भयावह आभा बिल्कुल उनके पूज्य गुरु जैसी ही थी। वह आदमी उस समय एक बड़ा सा बोरा लिए हुए था। पहाड़ी इलाके में जाते हुए उसने बोरा जमीन पर पटक दिया। बोरे के मुंह पर कुछ पैर दिखाई दे रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, 6 स्त्री पुरुषों ने तुरंत आदरपूर्वक पुकारा। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि उनका वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कितना दुर्जेय था। वे सभी अपने गुरु के साथ चुपके से भाग गए थे और रास्ते में उनके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने एक बार जिफू शिष्य से युद्ध भी किया था और अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित बचे थे। मैं कोउ कबीले के इलाके में गया और इन 3 जियांटियन जीवों को पकड़ लिया। मैंने उनके डेंटियन को पहले ही नष्ट कर दिया है। जाओ, उन्हें बांध दो, काले लबादे वाले आदमी ने निर्देश दिया। नौकर तुरंत आगे बढ़े और बोरे में बंद तीनों लोगों को बाहर खींच लिया। एक औरत, 2 आदमी। औरत बेमिसाल खूबसूरत थी पर स्तब्ध थी, तो यहाँ तक कि मोहक सौंदर्य को भी कैद कर लिया गया। 3 और कोउ कबीले के सभी लोग, स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के पकड़े गए जी कबीले, आयनवुड कबीले और रिवरबैंक कबीले के जियांटियन स्तर के सदस्यों ने एक नजर डाली। तुरंत काले लबादे वाले आदमी का चेहरा बर्बर हो गया और उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल आई। मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि उन्हें यातना दो, उन्हें तब तक यातना दो जब तक वे पागल न हो जाएं, उन्हें तब तक यातना दो जब तक वे मर न जाएं। लेकिन उन्हें देखो, उनके पास इन तीनों को देखने की बुद्धि है। अगर तुम उन्हें मौत तक यातना नहीं दे पाए, अगर उनमें से एक भी भयानक प्रेत नहीं बना, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब भयानक प्रेत बन जाओ। हाँ हाँ। वे सेवक पूरी तरह से भयभीत हो गए और फिर उन सभी ने खुद को आगे फेंक दिया। नष्ट किए गए डेंटियन के साथ इन जियांटियन जीवन रूपों को पीड़ा देने के लिए अपने पास मौजूद सभी तरीकों का उपयोग किया। अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को क्रोधित देखकर अन्य 6 पुरुष और महिलाएं भी भयभीत हो गए। काले वस्त्र पहने आदमी ने अपने साथी प्रशिक्षुओं की ओर देखा। अभी तो तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। पुस्तक 4, अध्याय 16, कुलों के लोग। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हमारे पूज्य गुरु की बनाई हुई टुकड़ी में एक दुश्मन जो चुपके से घुस आया था, फंस गया है। वह बिल्कुल एक युवक जैसा दिखता है। लिटिल सेवन नाम से पुकारे जाने वाले उस सुंदर युवक ने तुरंत कहा। लेकिन उसकी शक्ति अद्भुत रूप से महान है। गुरु के एक आत्मिक जानवर, ब्लैक नीडल, को भी मार दिया गया और मैं भी लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। काले कपड़े पहने आदमी ने भौहें चढ़ाईं। ओह, वह इतना ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली। वह दुश्मन एक की रिफाइनर और एक बॉडी रिफाइनर दोनों है। उसे एक बेहतरीन जियांटियन विशेषज्ञ होना चाहिए। केवल आप, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ही उसे मार पाएंगे। एक बार जब वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अपनी नशीली ड्रैगन स्पिट तकनीक का उपयोग करता है, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह निश्चित रूप से बेहोश हो जाएगा और आसानी से पकड़ा जा सकेगा। वे सब उसकी बढ़ाई और प्रशंसा कर रहे थे। काले कपड़े पहने आदमी ने साथी शिष्यों की ओर देखा। एक भी घुसपैठिया तुम सबको बेबस कर रहा है। हम, गुरु, इस समय अपने जादुई खजाने को गढ़ने में व्यस्त हैं और किसी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चूंकि तुम 6 लोग और कुछ भी कुशलता से नहीं कर पा रहे हो, तो तुम खुद जाकर उन जियांटियन जीवों को पीड़ा पहुंचा सकते हो। कम से कम तुम गुरु को उनके जादुई खजाने से निपटने में मदद तो कर पाओगे। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, 6 पुरुषों और महिलाओं ने एक साथ जवाब दिया और फिर उन सभी ने फर्श पर विभिन्न उपकरण उठाए और उन जियांटियन जीवन रूपों की ओर चलना शुरू कर दिया। जिन जियांटियन जीवों के डेंटियन नष्ट कर दिए गए थे, वे लगभग सभी स्वेलो पर्वत क्षेत्र से थे। जहाँ तक अन्य जियांटियन जीवों का सवाल है, वे अत्यंत दुर्लभ थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश को बहुत पहले ही यातना देकर मार दिया गया था। यहाँ तक कि जो कुछ दर्जन अभी तक नहीं मरे थे, वे भी मृत्यु के कगार पर थे। की और बॉडी रिफाइनर दोनों, पीक जियांटियन, चलो देखते हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने नाक भान सिकोड़ी, फिर बाहर चला गया। 3 शक्तियाँ, स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, आधार हैं। जी निंग अपने जलज्वाला कमल से घिरे और सुरक्षित कमल मुद्रा में बैठे थे और अपने चारों ओर की संरचना को देखते हुए शांति से जप कर रहे थे। 5 तत्व, जिनमें जल और पृथ्वी बहुसंख्यक हैं, परिवर्तनशील तत्व इन्हीं क्षेत्रों में स्थित हैं। उसके मन में इस विशाल संरचना का एक मॉडल सहज ही उभर आया। वह इस संरचना के रहस्यों की गहन खोजबीन में लगा हुआ था। निंग अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वूश स्वूश स्वूश। तुरंत ही वह धुंधलेपन में बदल गया और बार बार अपनी दिशाएं बदलता रहा। वह जितनी तेजी से आगे बढ़ता, उतना ही ज्यादा दबाव वह उस संरचना पर डालता, जिससे उसे ये परखने का मौका मिलता कि संरचना की ताकत और कमजोरी कहाँ है। यह उस संरचना से भी ज्यादा गहन और जटिल है जिसकी मैंने अभी कल्पना की थी। निंग ने अपना सिर हिलाया। अगर मुझे संरचना के झंडे या चिन्ह देखने का मौका मिलता, तो मैं इस संरचना के रहस्यों को तुरंत समझ जाता। वह जानता था कि यह एक जिफू शिष्य द्वारा नियंत्रित संरचना है। शायद जिफू शिष्य किसी विशेष कारण से व्यस्त होने के कारण निंग से व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं आ पाया था, लेकिन निंग जानता था कि यह बस एक अस्थायी स्थिति थी। एक बार जिफू शिष्य ने हमला कर दिया, तो जिफू शिष्य स्वाभाविक रूप से कितना शक्तिशाली होता है, और निंग इस भ्रामक संरचना में फंस गया था, तो उसकी मौत निश्चित थी। मुझे इस संरचना को तोड़ना होगा। समय की बहुत अहमियत थी। इस अदृश्य दबाव में निंग पूरे मन से इस संरचना का विश्लेषण कर रहा था और संरचनाओं के बारे में उसकी समझ लगातार बढ़ती जा रही थी। सौभाग्य से उसके पिछले जन्म ने उसे एक मजबूत आधार दिया था, जबकि इस जन्म में उसकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसके पास उस मुक्त अमर द्वारा छोड़ी गई संरचनाओं का मार्गदर्शक भी था।
इन तीनों पहलुओं के संयोजन के कारण ही उसकी प्रगति की दर इतनी आश्चर्यजनक थी। हालांकि इस जिफू शिष्य द्वारा इस संरचना को तोड़ना अभी भी उसे काफी दूर था। इस जिफू शिष्य के विशाल स्वरूप को अगर किसी को बलपूर्वक नष्ट करना हो तो उसे प्रचंड बल प्रयोग करना होगा। स्वाभाविक रूप से उसी स्तर की शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। शायद एक वांशियांक सिद्ध के लिए भी इसे बलपूर्वक नष्ट करना कठिन होगा। जहां तक निंग का प्रश्न है तो निस्संदेह उसे इसके रहस्यों को समझकर इस स्वरूप को पराजित करना होगा, तभी वह इसे आसानी से पराजित कर पाएगा। क्या वह इसे अपरिष्कृत बल से भेद पाएगा? वह ऐसा करने में असमर्थ था। वो उसके सामने का काला कोहरा थोड़ा धुंधला होता जा रहा था। दूर से एक काली आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी जो कमल मुद्रा में बैठे निंग को उत्सुकता से देख रही थी। जल और अग्नि पर नियंत्रण, वह सुरक्षात्मक कमल तो असाधारण लग रहा है। काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में एक बोतल थी। उसने ढक्कन हटाया और बोतल से एक मनमोहक सुगंध निकलने लगी। इस बोतल में नशीला ड्रैगन स्पिट था। अगर कोई इसे सीधे पी ले तो शायद एक वांशियांक सिद्ध भी तुरंत बेहोश हो जाए, लेकिन वांशियांक सिद्ध को इसे पिलाना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार जैसे ही वह इसे सूंघेगा उसे पता चल जाएगा कि इसे नहीं पीना चाहिए। नशीले ड्रैगन स्पिट की महक ही लगभग सभी जियांटियन जीवों को बेहोश और निढाल कर देने के लिए पर्याप्त थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु होने के नाते उसे अपने पूज्य गुरु द्वारा यह नशीला ड्रैगन स्पिट प्रदान किया गया था, जिसके कारण वह चुपके से इतने सारे जियांटियन जीवों को पकड़ने में सक्षम था। गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने निंग की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। हम कमल मुद्रा में बैठे निंग को अपने नथुनों में एक सुगंध का एहसास हुआ। तुरंत ही उसका शरीर नर्म पड़ गया और उसका सिर चकराने लगा। हालांकि 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख और उससे प्राप्त राक्षसी शरीर, जो सामान्य राक्षसी शरीर से अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली था, पर भरोसा करके निंग को थोड़ा चक्कर तो आया, लेकिन उसके शरीर में मौजूद दिव्य शक्ति ने सक्रिय होते ही इस एहसास को तुरंत रोक दिया। कौन सा बदमाश छिपकर चालें चल रहा है? निंग जल्दी से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, हा, तुम सचमुच एक जियांटियन स्तर के फेंट गॉड हो, इसलिए बेहोश करना बहुत मुश्किल है। दूर से काले कपड़े पहने आदमी पास आया। एक जियांटियन स्तर का फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर जिसका शरीर फेंट गॉड जैसा है। तुम्हें बेहोश करना जिफू स्तर के की रिफाइनर को बेहोश करने जितना ही मुश्किल है। यही कारण है कि स्वेलो माउंटेन में मैंने जितने भी लोगों को पकड़ा है वे सभी जियांटियन की रिफाइनर रहे हैं। जियांटियन की रिफाइनर इसकी गंध पाते ही तुरंत बेहोश हो जाएंगे। अपने डेंटियन को नष्ट करने के बाद वे बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। हालांकि फेंट गॉड साधक अपने डेंटियन को नष्ट करने के बाद उसे फिर से विकसित कर पाएंगे। उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक जियांटियन बॉडी रिफाइनर को यातना देकर मारना भी बहुत मुश्किल है। काले कपड़े पहने आदमी ने मन ही मन बुदबुदाया। निंग दूर काले कपड़ों में उस आकृति को घूर रहा था। उसके हाथों में तलवारें थीं और वह बेहद सतर्क था, क्योंकि दूर से आता हुआ वह आदमी एक अदृश्य दबाव छोड़ रहा था, एक अत्याचारी आभा जो केवल एक जियांटियन दानव देवता ही छोड़ता है। स्पष्ट रूप से उस आदमी ने अपने शरीर में दिव्य शक्ति को पहले ही सक्रिय कर लिया था। एक बार उसकी शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाए तो वह हमला कर देगा। तुमने कहा था कि तुमने जियांटियन जीवन रूपों को कैद किया है। निंग ने उसे घूर कर देखा। काले कपड़े पहने उस आदमी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो मुस्कुराहट जैसी भी लग रही थी, पर थी नहीं। उसने निंग से कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हें जी कबीले का युवा स्वामी जी निंग होना चाहिए। जी निंग चौंक गई। इस युग में दूसरों से बातचीत केवल चिल्लाकर ही संभव थी, जबकि दूर दराज के लोगों के बीच बातचीत दौड़ भाग करके होती थी। इसलिए कुछ जनजातियों के केवल उच्च स्तरीय सदस्य ही जी निंग का नाम जानते थे। हालांकि अगर वे उसका नाम जानते भी तो उसे पहचान नहीं पाते। लगता है मेरा अंदाजा गलत नहीं था। काले कपड़े पहने आदमी ने आह भरी। पूरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है जो दिखने में इतना जवान हो और फिर भी एक जियांटियन जीवन रूप हो, जो मेरे साथी प्रशिक्षुओं को भी यह सोचने पर मजबूर कर दे कि वह एक शीर्ष जियांटियन विशेषज्ञ है। ऐसा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति वही हो सकता है जिसने 3 लातों से शहर की दीवारें गिरा दी और एक ही लात से सांसी नदी को उड़ा दिया। युवा गुरु जी निंग, तुम बहुत कुछ जानते हो। निंग ने उसकी ओर देखा। काले कपड़े पहने आदमी ने आह भरी। जरूर, मुझे करना ही होगा। अपने गुरु के आदेशानुसार मुझे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में बड़ी संख्या में जियांटियन जीवों को पकड़ना था। स्वाभाविक रूप से मुझे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के विभिन्न जियांटियन विशेषज्ञों से संबंधित खुफिया रिपोर्टों की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर मैंने पहले से तैयारी नहीं की और गलती से लोहे के बोर्ड पर लात मार दी तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। उदाहरण के लिए आपके पिता जी येचुआन, वे बहुत पहले ही एक शिखर जियांटियन बन गए थे और मुझे तो ये भी शक है कि वे पहले से ही जिफू शिष्य हैं। मैं उनके जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। किसी व्यक्ति को अच्छी तरह समझने के बाद ही मैं उसे पकड़ता हूँ। इसीलिए स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में इतने सारे जियांटियन जीव गायब हो गए और फिर भी कोई नहीं जानता कि यह किसने किया। काले कपड़े पहने आदमी ने निंग की ओर देखा। इतना जवान और फिर भी इतना आश्चर्यजनक रूप से बलवान। पूरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में केवल तुम ही इस मानदंड पर खरे उतरते हो। इसके अलावा ये पश्चिमी प्रांत के जी वंश का क्षेत्र है और तुम स्वयं पश्चिमी प्रांत के जी वंश के हो। निंग दंग रह गया। स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में कई जियांटियन जीव लुप्त हो गए थे। ऐसा क्यों था कि उसे इसके बारे में पता नहीं चला? दरअसल ये कुछ ऐसा था जो हाल ही में हुआ था।
जियांटियन जीवों को जल्दी से पकड़ना जरूरी था। जब तक उनके गायब होने का पता चलता शायद कई दिन बीत चुके होते और पूरी जनजाति को ये तय करने में भी समय लगता कि क्या करना है। इसलिए उसे मौके का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ना था। वह उन्हें धीरे धीरे नहीं पकड़ सकता था। एक बार जब स्वेलो माउंटेन की विभिन्न शक्तियों की प्रमुख शक्तियां प्रतिक्रिया करती और जाल बिछाना शुरू कर देती तो ये खतरनाक हो जाता। स्वेलो माउंटेन में लगभग 100 जियांटियन विशेषज्ञ लापता हो गए हैं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने निंग की ओर देखा। चूंकि यह जगह जी कबीले के पास है, इसलिए जी कबीले के कई लोग, कुल मिलाकर 24, गायब हो गए हैं। कुछ सीधे आपके जी कबीले से संबंधित हैं, जबकि अन्य आपके जी कबीले के कबीलों से संबंधित हैं। जी कबीले का इतना बड़ा क्षेत्र नियंत्रित है कि मुझे लगता है कि अब तक आपके जी कबीले को इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिली होगी कि कितने जियांटियन जीव गायब हो गए हैं। निंग आश्चर्यचकित था। जी कबीले ने वास्तव में कई जियांटियन जीवन रूपों को खो दिया था। पश्चिम प्रांत के आपके जी कुल से भी कुछ लोग गायब हो गए हैं। मुझे कुछ नाम बताने दीजिए, मुझे लगता है आप उन्हें पहचानते होंगे। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। जी जेडविच, जी शान, पोटाइल, अर्थशेकर, ब्लाइंड फिश, ये पांचों सीधे तौर पर आपके पश्चिम प्रांत के जी कुल से ताल्लुक रखते हैं। आपको इन्हें जानना चाहिए, है ना? निंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। जी जेडविच, वह जीली का बेटा था, जो उसका सबसे प्रतिभाशाली बेटा था। अतीत में जीली के वंश और प्रीफेक्चर लॉर्ड पद के वर्तमान नियंत्रण रेखा के बीच भीषण संघर्ष के दौरान जेडविच उस संघर्ष में सबसे उग्र लोगों में से एक था। निंग एक समय इस आदमी से बेहद नफरत करता था। जी शान, जी वंश की युवा पीढ़ी का एक जियांटियन जीवन रूप था। हालांकि वह सेनापति नहीं था, फिर भी पश्चिमी प्रांत के जी वंश को उससे बहुत उम्मीदें थीं। आखिरकार उसका उपनाम जी था और वह भी मुख्य वंश से ही था। पोर्टाइल एक नव प्रवर्तित जियांटियन जीवन रूप था जिसे पश्चिमी प्रांत के जी वंश द्वारा प्रशिक्षित और भर्ती किया गया था। पश्चिमी प्रांत शहर में निंग ने उसे कई बार देखा था। हर बार जब पोर्टाइल उसे देखता तो वह थोड़ा झुककर पुकारता, युवा गुरुजी निंग। अर्थशेकर जी कबीले के 12 कमांडरों में से एक था। ब्लाइंड फिश, ब्लाइंड फिश, ब्लाइंड फिश, मास्टर ब्लाइंड फिश। निंग का दिल कांप रहा था। मास्टर ब्लाइंड फिश ने उसे तीरंदाजी सिखाई थी। निंग के लिए वह पांचों में सबसे करीबी और सबसे परिचित व्यक्ति था। वे सभी परिचित व्यक्ति थे। आखिरकार जब से वह छोटा था, वह पश्चिमी प्रांत शहर में पला बड़ा था। पश्चिमी प्रांत शहर के सभी जियांटियन जीवों से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। हर साल स्नोफॉल पैलेस में होने वाली सभा में वह इन लोगों के समूह को देखता था। वह उन सभी से बहुत परिचित था। ये लोग उसके कुल के थे। उनमें से कुछ उससे द्वेष रखते थे, कुछ उसके ही वंश के थे और कुछ उसके मित्र थे। उनमें से एक तो वह कुशल धनुर्धर था जिसने उसे तीरंदाजी सिखाई थी। निंग का चेहरा पीला पड़ गया। तुम सबको जानते हो, है ना? हाँ, काले कपड़े वाला आदमी अचानक जोर से चिल्लाया। जी जेडविच, जी शान, पोटाइल, अर्थशेकर, ब्लाइंड फिश, पश्चिमी प्रांत के जी वंश के तुम्हारे युवा गुरुजी निंग सेना के दल में हैं। तुम्हारे युवा गुरुजी निंग जल्द ही तुम्हारे साथ आएंगे। हाँ। आवाज बहुत तेज थी और यह सीधे पहाड़ के मध्य में स्थित सुरंग तक पहुंच गई। पुस्तक 4, अध्याय 17, एक उन्मत्त युद्ध। पहाड़ के भीतर ब्लाइंड फिश का शरीर खून से लथपथ था और वह उस खंभे से बंधा हुआ था। जिस दिन से वह इस नारकीय जगह पर आया था, उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। वह उस समय अपने दांत पीस रहा था, दर्द सह रहा था और उन्हें ताना मार रहा था। बस इतना ही है क्या? जोर से, मुझे जोर से मारो। आओ मेरे पास, लड़के। क्या बचपन में तुमने पर्याप्त दूध नहीं पिया था? अचानक आपके युवा गुरुजी निंग जल्द ही आपका साथ देने आ रहे हैं। हाँ, ये हंसी उनकी ओर गूंजी। जी निंग, दाढ़ी वाले ब्लाइंड फिश का शरीर कांप उठा और फिर वह पूरी ताकत से कर्कश स्वर में दहाड़ा, युवा गुरुजी निंग, जल्दी करो और भाग जाओ। यहाँ एक अमर साधक एक दुष्ट जादुई खजाना विकसित कर रहा है। जी जेडविच, जो ब्लाइंड फिश के साथ बंधा हुआ था, थका हुआ अपना सिर नीचे किए हुए था, लेकिन अब उसकी हिम्मत जाग उठी थी और उसने भी अपना सिर ऊपर उठाया। वह बुदबुदाया, जी निंग, जी निंग, जी निंग, जल्दी भागो, जल्दी चले जाओ। जेडविच भी उदास होकर चिल्लाया, अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करते हुए। अतीत में हालांकि वह चाहता था कि उसके पिता का वंश प्रीफेक्चर लॉर्ड का पद संभाले, लेकिन चूंकि वे हार गए थे, इसलिए उसने पूरे मन से समर्पण कर दिया था। जी निंग पश्चिम प्रीफेक्चर के उनके जी कुल के अगले प्रीफेक्चर लॉर्ड थे। उन्होंने निंग की प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से देखा था और जानते थे कि जी निंग की वजह से पश्चिम प्रीफेक्चर का जी कुल निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। उनका दांटियन पहले ही नष्ट हो चुका था और उन्हें बंदी बना लिया गया था। वह नहीं चाहते थे कि पश्चिम प्रीफेक्चर के जी कुल के सबसे होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति पश्चिम प्रीफेक्चर के जी कुल के अगले प्रीफेक्चर लॉर्ड की भी यही मृत्यु हो। ये जी कुल के लिए अपमानजनक था। जल्दी भागो, जेडविच ने वीरतापूर्वक चिल्लाया। युवा मास्टर जी निंग, जल्दी से चले जाओ। जी शान भी चिल्लाया। वे सब यहाँ फंस गए थे और उन्होंने अक्सर उन भयानक प्रेतों को उस भूमिगत सुरंग में घुसते देखा था। उससे और उन 6 सुंदर स्त्री पुरुषों की बातचीत से उन्होंने सीखा था कि यह बिल्कुल शैतान का अड्डा था। उसके चारों ओर काला कोहरा छा गया, लेकिन दूर से भयंकर उन्मत्त चीखें आ रही थीं। युवा गुरुजी निंग, जल्दी करो और भाग जाओ। यहाँ एक अमर साधक एक दुष्ट जादुई खजाना विकसित कर रहा है।
युवा मास्टर जीनिंग, जल्दी से चले जाओ, भाग जाना। यद्यपि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया था कि उनकी आवाजें भारी हो गई थीं, फिर भी चूंकि वह इन लोगों से बहुत परिचित था, निंग बता सकता था कि वे कौन थे। क्या तुम एक दुष्ट जादुई खजाना विकसित कर रहे हो? निंग ने अपने दिल में भरे क्रोध को बलपूर्वक निगल लिया और काले कपड़े पहने आदमी को घूरने लगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, जी वंश के प्रतिभाशाली पराक्रमी युवा गुरु जीनिंग, इतने अधीर मत होइए, इतने क्रोधित मत होइए, वे सब मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगे। वह निंग का क्रोध भड़काना चाहता था। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपना संयम खो देता है और ऐसा करने के बाद उसकी जीत की संभावना कम हो जाती है। जाओ मरो। निंग एक बाघ की तरह था जो पहाड़ से उतर रहा था और वह सीधे आगे की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होता है कि अजेय शक्ति का एक उछाल छोड़ रहा था। हम इतनी जल्दबाजी, और वे कहते हैं कि तुम जीनियस हो। आखिरकार तुम अभी भी बहुत छोटे हो, काले कपड़े पहने आदमी ने मन ही मन कहा। उसके दोनों हाथों में काले वीवर के शटल थे और वह उन्हें शैतानों की तरह घुमाते हुए आगे बढ़ते निंग का स्वागत कर रहा था। दोनों काले शटल निंग की ओर बढ़े और जैसे ही दोनों पास आए, स्विश 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 स्विश, दोनों काली शटलों ने निंग की ओर एक साथ कई काली सुइयां दागीं। क्योंकि वे बहुत पास थीं और काली सुइयों का हमला बहुत तेज था। हालांकि निंग की तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी उसे उन सभी को रोकना मुश्किल लगा। सौभाग्य से निंग के शरीर में जलज्वाला कमल की 2 परतें थीं जो उन काली सुइयों को रोक सकती थीं। काली सुइयां बमुश्किल पहली परत को तोड़ पाईं और जैसे ही वे गिरीं, धरती से तुरंत फुफकारने की आवाज आने लगी। सब जहर से सना हुआ है। निंग के हाथों में मौजूद 2 डाकनॉर्थ तलवारें काले कपड़े पहने आदमी की और गुस्से से बाहर की ओर वार कर रही थीं। काले कपड़े पहने हुए वह आदमी भूत की तरह चल रहा था। उसके हाथों में 2 काले शटल थे जो बड़ी मुश्किल से बच पा रहे थे। साथ ही काली सुइयां भी निकल रही थीं। क्या जबरदस्त जीनिंग है। काले कपड़े वाला आदमी मन ही मन चौंक गया। उसका सुरक्षा कमल का फूल बहुत शक्तिशाली है। ये वास्तव में मेरी अपनी गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है। सौभाग्य से मेरे वस्त्र वास्तव में एक कवच प्रकार के जादुई खजाने से बने हैं, अन्यथा केवल सुरक्षा कमल की शक्ति ही मेरे कपड़ों को फाड़ देती। टकराना। एक तलवार की परछाई अचानक काले कपड़े पहने आदमी की बाह में घुस गई और काले कपड़े वाला आदमी तुरंत तेज गति से पीछे की ओर कूद पड़ा। उसका चेहरा धीरे धीरे जंगली होता जा रहा था। तुम्हारा कितना अद्भुत गहरा सुरक्षा कमल है। मेरी ब्लैक ब्लड सुइयां इसे भेद नहीं पा रही हैं। लगता है मुझे इसे तोड़ने के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। उसके हाथों में 2 काले शटल गायब हो गए और फिर उसके हाथों में 6 शटल से बना एक लंबा डंडा दिखाई दिया और साथ ही आदमी के शरीर के आसपास का क्षेत्र आग से हल्की हल्की घूमने लगा और एक शक्तिशाली आभा बाहर की ओर निकलने लगी। कर्मचारी। निंग मन ही मन चौंका। इससे पहले जब वे लड़े थे तो उसने देखा था कि काले कपड़े पहने इस आदमी की उन काली शटलों को चलाने की क्षमता वाकई कमजोर थी। बस उन ब्लैक ब्लड सुइयों का अचानक निकलना थोड़ा खतरनाक था। अब जब विरोधी लाठी का इस्तेमाल कर रहा था तो निंग को आखिरकार समझ आ गया कि यही वह हथियार था जिसमें विरोधी असल में माहिर था। छड़ी एक लंबा और भारी हथियार है, निंग ने सोचा। फेंट और बॉडी रिफाइनर्स आमतौर पर भारी हथियार जैसे जादुई खजानों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और जादू को भेदने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रहारों को स्वीकार करो। काले कपड़े पहने आदमी एक काले धब्बे में बदल गया और लंबी छड़ी ऊपर उठ गई और तुरंत आकार में तेजी से बढ़ने लगी। साथ ही उसका वजन भी तेजी से बढ़ने लगा। छड़ी का वजन अब शायद हजारों किलोग्राम हो गया था और वह सीधे निंग के सिर पर आकर गिरी। निंग की डाकनॉर्थ तलवारें ऊपर की ओर उठीं। झनकार। एक जबरदस्त टक्कर की आवाज। निंग खुद पीछे की ओर उड़ गया जिससे जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। उसके दोनों हाथ अंगूठे से अलग हो गए थे और तलवार के हत्थे खून से लाल हो गए थे। कितनी जबरदस्त शक्ति, मेरी तो उससे भी कहीं ज्यादा। हालांकि मैं 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के सिर्फ चौथे स्तर पर हूँ, फिर भी मैं ज्यादातर अंतिम चरण के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के बराबर हूँ। ये काले कपड़े वाला आदमी असल में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। वह जरूर एक शीर्ष फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर होगा। निंग समझ गया कि इस बार उसका सामना एक सच्चे प्रतिद्वंदी से हुआ है। जियांटियन स्तर पर एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर को मारना बहुत कठिन प्रस्ताव था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे कितने डंडे झेल सकते हो। काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में एक हल्की हरी रोशनी चमक उठी। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसके मुंह से ड्रैगन जैसी तेज आभा निकल रही थी और जैसे ही वह निंग के पास पहुंचा उसने अपने हाथ में पकड़े लंबे डंडे से आगे की ओर वार किया। सीधा हमला। लाठियां शक्ति पर केंद्रित होती हैं, तलवारें कौशल पर केंद्रित होती हैं। निंग चिल्लाया और उसी समय उसके पीछे हरे पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ जो मानो स्टील का बना हो। ये पंखों वाला जादुई खजाना था जिसे निंग ने जलीय हवेली में मिले हजारों जादुई खजानों में से हासिल किया था। शेडविंड स्टेप्स दिव्य क्षमता विंडविंग इवेशन के सबसे बुनियादी आधारोों में से एक थे। इस दिव्य क्षमता का उपयोग करने के लिए पंखों के इस सेट का उपयोग करने पर शक्ति बहुत अधिक होती थी, मानो किसी बाघ को पंख दिए गए हों। हुआ। निंग के पंख फड़फड़ाए और अचानक किसी विशालकाय रॉक की तरह उसकी गति जबरदस्त विचित्र रूप से बढ़ गई। वह हवा के झोंके की तरह तेजी से गुजरा, लगातार दिशा बदलता रहा और उसके हाथों में मौजूद डाकनॉर्थ तलवारें काले कपड़े पहने उस आदमी पर बार बार वार कर रही थीं। या काले कपड़े पहने आदमी पूरी तरह से उन्माद की स्थिति में था।
उसकी की ने उसके लंबे डंडे पर अंकित रूनों को सक्रिय कर दिया था, जिससे भार मुद्रा की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि डंडा एक छोटे से वाहन में बदल गया है। सौभाग्य से वह एक शीर्ष जियांटियन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर था, अन्यथा वह इतने भारी हथियार को हिला भी नहीं पाता। अगर तुम किसी को लाठी से नहीं मार सकते तो क्या हुआ अगर वह भारी है? मर जाओ। निंग पर भी भूत सवार हो गया था। उस जिफू शिष्य का अस्तित्व उसके लिए एक अदृश्य दबाव का स्रोत था। जी वंश के उन सताए हुए कुलों ने निंग के दिल को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे झुलसाया जा रहा हो। मार मार मार। जी निंग अपने पंख जैसे जादुई खजानों पर भरोसा करते हुए भूत की तरह चल रहा था। उसकी गति काले कपड़े वाले व्यक्ति से भी ज्यादा थी। उसके हाथों में डाकनॉर्थ तलवारें, जो पहले ही रक्त निर्माण से गुजर चुकी थीं, अतुलनीय रूप से तेज थीं। उसकी तलवारबाजी, जिसमें तकनीक के लिहाज से दाव का सच्चा अर्थ समाहित था, काले कपड़े वाले व्यक्ति से भी कहीं बेहतर स्तर की थी। धमाका। कमर में एक बड़ा छेद एक जोरदार प्रहार से हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद छेद तुरंत छोटा हो गया, फिर गायब हो गया और पूरी तरह से ठीक हो गया। हुआ, उसकी पीठ पर एक बड़ा घाव बन गया था। ची, उसका चेहरा कटा हुआ और दागदार था। या काले कपड़ों वाला आदमी इस लड़ाई से पागल हो रहा था। उसका लगभग अजेय शरीर उसके दुनिया के साथ एक स्तर के स्टाफ प्ले के साथ मिलकर उसे ज्यादातर शीर्ष जियांटियन की रिफाइनर्स पर आसानी से हावी होने देता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस बार वह दीवार से टकरा जाएगा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी तुलना में काफी कमजोर थी, लेकिन फिर भी प्रतिद्वंद्वी एक कुशल फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर था जिसकी तलवारबाजी साफ तौर पर उच्च स्तर की थी। स्विश। निंग लाठी के एक जोरदार वार से उड़कर दूर जा गिरा। हालांकि टक्कर के झटके से उसके हाथों की त्वचा फट गई थी, फिर भी वे तुरंत ठीक हो गए। आखिरकार, चूंकि उसकी तलवारबाजी बेहद कुशल थी, निंग को कभी कभार ही थोड़ी बहुत चोट लगती, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी सचमुच जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अगर निंग उसके सिर पर वार करता, एक घातक वार, तो उसकी मौत पक्की थी। धमाका। एक ही समय में दोनों तलवारों का उपयोग करते हुए और भूत की तरह चलते हुए जीवन और मृत्यु के कगार पर नृत्य अंततः लड़खड़ा कर रुक गया। टकराना। काले कपड़े पहने उस आदमी की कमर पर तलवार की रोशनी चमकी और एक बड़ा घाव दिखाई दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। भयानक, भयानक, काले कपड़े पहने आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। खैर, अब तुम मर सकते हो। हुआ, जैसे ही निंग के पंख फड़फड़ाए और वह अपनी 2 तलवारें लेकर काले कपड़े पहने आदमी की ओर झपटा। काले कपड़े पहने आदमी के एक हाथ में एक बोतल दिखाई दी। उसने अचानक उसे जमीन पर पटक दिया, जो तुरंत पहाड़ की चट्टानी जमीन से टकराकर फट गई। तुरंत एक घना सफेद कोहरा छा गया। निंग ने स्थिति को बिगड़ता देखकर तेजी से पीछे हट गया, लेकिन हल्की सी खुशबू अभी भी उसके नथुनों पर वार कर रही थी। हालांकि उसने पहले ही अपनी सांसें रोक ली थीं, फिर भी वह गंध उसके शरीर में घुस गई और उसकी गहराई में घुस गई। तरल के एक कुंड में तब्दील हो जाओ। काले कपड़े पहने आदमी ने निंग को घूरते हुए अपने दांत पीस लिए। उसके शरीर के 2 हिस्से तेजी से एक दूसरे के पास आ गए और एक दूसरे से जुड़ने लगे। पुस्तक 4, अध्याय 18, एक वीर उन्मादी जयघोष। बोतल के अंदर का सफेद कोहरा लाशों से निकाला गया एक सार था जिसे गैसीय रूप में बदल दिया गया था। एक बार जब ये शरीर को छूता तो ये तेजी से शरीर पर आक्रमण करता और उसे गलाकर तरल पदार्थ में बदल देता, यहाँ तक कि इस शीर्ष शियांतियान वरिष्ठ प्रशिक्षु को भी इसके विरुद्ध एक मारक का प्रयोग करना पड़ा। उसके सामने खड़ा युवक स्पष्ट रूप से उससे कमजोर था और उसकी समझ के आधार पर युवा गुरु जी निंग ने हाल ही में शियांतियान स्तर तक पहुंच बनाई थी। चाहे तुम कितने भी विकराल प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक दुष्टात्मा शरीर शोधक के रूप में तुम मुझसे कहीं कमतर हो। मैं भी इसका सामना नहीं कर सकता। तुम जरूर मरोगे। काले कपड़े पहने आदमी ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। निंग का चेहरा बदल गया। यह वाकई एक खास तरह के गुरु और एक खास तरह के शिष्य के जन्म का मामला था। निंग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यह जिफू शिष्य जहर का माहिर खिलाड़ी होगा और उसके सामने खड़ा ये काले कपड़े वाला आदमी भी जहर के मामले में माहिर होगा। सफेद संक्षारक कोहरा। निंग ने महसूस किया कि सुन्नता फैलने लगी है और उसके पूरे शरीर को नष्ट करने लगी है। पकड़ना होगा। निंग ने अपने शरीर में चमकदार लाल रंग की दिव्य शक्ति प्रसारित की और शक्तिशाली फेंट गॉड जीवन ऊर्जा ने भी जहर को मिटाना शुरू कर दिया। मर जा। निंग ने अपने शरीर में इस मृतात्मा को बलपूर्वक दबाते हुए उसकी पीठ पर पंखों जैसा जादुई खजाना अचानक चीखा। जब वह जमीन पर पड़े काले कपड़े पहने आदमी की ओर झपटा, चाहे वह अपने शरीर में इस मृतात्मा को निकाल पाए या नहीं, उसे पहले अपने सामने वाले आदमी को मारना ही था, वरना अगर वह जहर से मर जाए और दूसरा जिंदा रहे तो ये कितना घिनौना विचार होगा। हा, जितना ज्यादा हिलोगे उतनी ही जल्दी मरोगे। काले कपड़े पहने उस आदमी ने 6 शटल वाला लंबा डंडा उठाया। उसके कदम जमीन पर गड़गड़ा रहे थे और धरती हिल रही थी। जाहिर है वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। जाओ मरो। उसने 6 शटल वाला लंबा डंडा ऊंचा उठाया और उसे निंग की ओर एक विशाल पहाड़ की तरह पटक दिया। शुआ। विंडविंग डिवेशन पर भरोसा करते हुए निंग एक भूत की तरह आगे बढ़ा। एक चाप में घूमते हुए काले कपड़े पहने आदमी पर बगल से हमला किया। मार। निंग बेतहाशा आगे झपटा, जबकि काले कपड़े वाले आदमी की लंबी छड़ी निंग का स्वागत करने के लिए थोड़ी सी बदल गई। दोनों पहले ही कई बार मुक्का मार चुके थे और अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन कितना ताकतवर है। काले कपड़े वाला आदमी शारीरिक रूप से बलवान था,
जबकि निंग की तलवारबाजी लाजवाब थी और वह दोहरी तलवारों में माहिर था। डोंग। पास में ही सिर के आकार का एक पत्थर का टुकड़ा अचानक उड़कर सुपरसोनिक गति से काले कपड़े पहने आदमी के सिर की ओर टकराया। दूरी बहुत कम थी और पत्थर पीछे से उड़ता हुआ आया। काले कपड़े पहने आदमी की पीठ पर आंखें नहीं थीं। जब तक उसे पत्थर से पैदा हुई हवा में लहरों का हल्का सा एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। निंग की दिव्य इच्छा से लिपटा हुआ पत्थर अविश्वसनीय गति से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अंतिम अवस्था वाले जियांटियन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर विशेषज्ञ ने उसे पूरी ताकत से उसके सिर पर फेंक दिया हो। पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। काले कपड़े पहने आदमी के सिर से खून बह रहा था और साथ ही वह लड़खड़ा भी रहा था। क्लैंग। छी। तलवार की रोशनी की दो किरणें, जिनमें से एक ने 6 शटल वाले लंबे डंडे को अवरुद्ध कर दिया, जबकि दूसरी तलवार की रोशनी सीधे काले कपड़े पहने आदमी के चेहरे को चीरती हुई उसकी खोपड़ी के पीछे से निकलती हुई कुछ मस्तिष्क पदार्थ और रक्त ले गई। टकराना। 6 शटल वाली लंबी छड़ी की ताकत ने निंग को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और स्वाभाविक रूप से तलवार भी बाहर निकल आई। काले कपड़े पहने आदमी के माथे में सीधा एक छेद था, लेकिन उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी तो बात ही छोड़िए, अगर निंग की खोपड़ी में छेद हो जाता तो उसकी भी मौत हो जाती। तुम। दैत्यदेव शरीर शोधकों में अद्भुत जीवन शक्ति थी जिससे काले कपड़े पहने उस आदमी को जीवन के अंतिम कुछ क्षण मिले। वह निंग को घूर रहा था, मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। और फिर वह नीचे गिर पड़ा जिससे जमीन कांप उठी। हफ हफ हफ। निंग वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें कुछ उखड़ी हुई थीं। वह अपने सामने पड़ी लाश को घूर रहा था, ये जानते हुए कि यह व्यक्ति इस तरह मौत को स्वीकार करने के लिए कितना अनिच्छुक था। यह व्यक्ति मौत में कितना हैरान था। शायद ये काले कपड़ों वाला वरिष्ठ प्रशिक्षु अपनी मृत्यु के क्षण में भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके सिर पर अचानक हमला क्यों हुआ, किसने उस पर पीछे से हमला किया था। ईश्वरीय इच्छा, यही निंग की हत्या की तकनीक थी। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद अगर वह इससे अपने दुश्मनों को नहीं मार पाता तो उसके दुश्मन तुरंत एस्केप सील्स का इस्तेमाल करके भाग जाते। संभवतः तब तक जिफू शिष्य को भी पता चल गया होगा कि निंग के पास दिव्य इच्छा की क्षमता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाना था और जब इसका इस्तेमाल किया जाता तो दुश्मन को मारना ही पड़ता। इससे पहले निंग उससे सीधे तौर पर लड़ रहा था, लेकिन जहर के असर के कारण निंग अब समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति से पत्थर को वश में कर लिया। सामान्य शक्ति के मामले में दोनों बराबरी पर थे। जिंदगी और मौत की लड़ाई में कोई जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता। जब उस पत्थर ने काले कपड़े पहने आदमी के सिर पर असीम शक्ति से प्रहार किया तो उसकी लाठी की चालें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गईं। स्वाभाविक रूप से वह निंग की दिव्य भूतिया तलवारबाजी का सामना करने में और भी कम सक्षम था, जिसका नतीजा ये हुआ कि तलवार सीधे उसके माथे के बीच से होकर गुजरी। हा। निंग हंसने लगा, अपना सिर उठाकर वीरतापूर्वक चिल्लाया, आओ, तुम में से जो भी आएगा मरेगा, जितने भी आएंगे मैं उतने ही मार डालूंगा। हा। इस समय निंग अतुलनीय रूप से पागल था। वह बेहद मुश्किल में था और उसके कबीले के लोग यहाँ फंस गए थे। उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। निंग स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा उन्मत्त हो गया। दुश्मन के एक विशेषज्ञ को मारकर उसे स्वाभाविक रूप से अतुलनीय संतुष्टि मिली। जमीन पर हर जगह गहरी खाया थी और टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। आखिरकार इससे पहले निंग की तलवारबाजी ने दुनिया की शक्ति को जगा दिया था, जबकि दुश्मन भी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। स्वाभाविक रूप से उनके आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो चुका था। जहर। निंग को पहले से ही आभास हो गया था कि उसके शरीर में मौजूद लाश का सार क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति द्वारा निर्मित प्राकृतिक जीवन शक्ति द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। लगता है यह अभी भी मेरे फेंट गॉड शरीर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। निंग उस काले कपड़े पहने वरिष्ठ प्रशिक्षु से अलग था। काले वस्त्र वाला आदमी जहर का सामना नहीं कर सका, लेकिन निंग ने नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक का प्रशिक्षण लिया था, जबकि क्रिम्सन ब्राइट दिव्य शक्ति सूर्य और चंद्रमा की शक्ति के सम्मिलन से उत्पन्न हुई थी, जबकि उसका दिव्य शरीर सोलर ट्रूफायर और लूनर ट्रू वाटर द्वारा निर्मित और जन्मा था। गुणवत्ता की दृष्टि से उसका शरीर अन्य फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर शरीरों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। उस काले कपड़े वाले आदमी की ताकत पिछले आदमी से कहीं ज्यादा थी। बहुत मुमकिन है कि इस जगह उसका रुतबा काफी ऊंचा हो। शायद इस संरचना के कुछ राज उसके पास हों। निंग ने जल्दी से काले कपड़े वाले आदमी की लाश ढूंढनी शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से जिफू शिष्य खुद वास्तव में संरचनाओं का विशेषज्ञ नहीं था। उसने तो बस एक बहुत ही सूत्रबद्ध तरीके से संरचना के झंडे लगाए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से निंग को लाश पर इस संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि उसके पास काफी दाव मोहरें, बोतलें और अमृत हैं। निंग ने ये सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन इन लड़ाइयों की जांच पड़ताल करने का उसके पास समय नहीं था। सबसे पहले जहर होने के डर से उसने स्टॉपर्स को हटाने की हिम्मत नहीं की, और दूसरी बात, उसे खुद जहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह अपना समय अपनी संरचना पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लगाए। इस संरचना को जल्द से जल्द तोड़ना ही सबसे जरूरी था। पहाड़ के भीतर वरिष्ठ प्रशिक्षु के आदेशानुसार सुंदर वेशभूषा पहने 6 पुरुष और महिलाएं इन जियांटियन जीवों पर अत्याचार कर रहे थे। हाँ, हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षु द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने से आपके युवा गुरुजी निंग की मृत्यु सुनिश्चित है। शिक्षण के दौरान मैंने वरिष्ठ प्रशिक्षु को ये कहते सुना कि युवा गुरुजी निंग अभी भी युवा हैं। लिटिल 7, इस साल आपकी उम्र लगभग 30 साल हो गई है।
क्या ये हो सकता है कि यह युवा गुरु जीनिंग आपसे भी छोटे हों? 6 पुरुष और महिलाएं आपस में बातें करने लगे। पास ही खंभे से बंधा एक आदमी, जो गंजा था और जिसके शरीर पर जख्म थे, उन पर चिल्लाया। जी वंश का युवा स्वामी जीनिंग इस साल शायद सिर्फ 11 या 12 साल का ही होगा। उसकी तुलना में तुम जमीन पर कीड़ों जैसे हो, जबकि वह आसमान में किसी दिव्य अजगर जैसा है। अपना मुंह बंद करो। पास के नौकरों ने तुरंत उसे यातना देने और जलाने के लिए गर्म लोहे का इस्तेमाल किया। 6 मूर्ख, तुम अपनी तुलना युवा मास्टर जीनिंग से करना चाहते हो। मैं ये भी नहीं बता सकता कि आप कितने हीन हैं। हा, लगभग 30 साल का, लेकिन वह खुद की तुलना युवा मास्टर जीनिंग से करना चाहता है। मैं इतनी जोर से हंस रहा हूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। स्वेलो माउंटेन क्षेत्र के लगभग 100 जियांतियन जीवन रूपों ने चिल्लाना और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मारो इन्हें, मारो इन्हें। 6 पुरुष और महिलाएं गुस्से से चिल्लाए। अचानक, आओ, तुम में से जो भी आएगा मरेगा। जितने भी आएंगे मैं उतने ही मार डालूंगा। हा, वह जंगली उन्मत्त आवाज उन्माद और घोर अतुलनीय पागलपन दोनों से भरी थी। क्या? उन 6 के चेहरे बदल गए। उन्हें यकीन था कि यह उस वरिष्ठ प्रशिक्षु की आवाज नहीं है। फिर हो सकता है कि यह उस फंसे हुए युवा गुरु जीनिंग की आवाज ही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मर गया हो? वे सब दहशत में थे। निस्संदेह वरिष्ठ प्रशिक्षु उनके समूह में सबसे शक्तिशाली था। भले ही उसने अपने पास उपलब्ध कई कपटी विकल्पों का इस्तेमाल न किया हो, फिर भी वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। 6 पुरुष और महिलाएं जोर से चिल्लाए, लेकिन उनके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। यदि आप अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को ढूंढना चाहते हैं तो पाताल लोक में चले जाइए। वह जंगली निर्लज आवाज दूर से गूंजी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई की मृत्यु हो गई। 6 पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। केवल 11 या 12 वर्ष की आयु के एक युवक द्वारा हत्या कर दी गई। सिर्फ 11-12 साल का, फिर भी वो हमारे सीनियर प्रशिक्षु भाई को मार डालने में कामयाब रहा। क्या दुनिया में ऐसी कोई राक्षसी प्रतिभा है? हमारे स्कूल में भी ऐसा राक्षस कभी नहीं हुआ। शायद सिर्फ अमरों के संरक्षण में रहने वाली उन महान उच्च स्तरीय जनजातियों में ही ऐसे राक्षस होंगे। 6 पूरी तरह से दंग रह गए। आखिरकार उनके पास काफी व्यापक अनुभव था। उनका अपना स्कूल एक बड़ा स्कूल था, लेकिन उन्होंने कभी किसी 11 या 12 साल के बच्चे को ऐसा संभव होते नहीं देखा था। का पहाड़ के बीचों बीच लगा लोहे का बोर्ड धीरे धीरे खुलने लगा, जिससे वह अंधेरी उदास सुरंग दिखाई देने लगी। सुरंग के अंदर से हरी रोशनी निकल रही थी और उसकी ठंडी भयावह आभा से 6 पुरुष और महिलाएं कांपने लगे। मेरे लड़के गण, वह तीखी आवाज कांप रही थी। उस जीनिंग ने मेरे लड़के गण को मार डाला। वह मरेगा, जरूर मरेगा। 6 स्त्री पुरुषों के दिल कांप उठे। नौकरों की बात करें तो वे सभी कांप रहे थे। कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि यह व्यक्ति क्रोधित होकर क्या करेगा। वह जीनिंग सिर्फ 11-12 साल का है। कितना राक्षस है। अगर वह दुश्मन न होता तो मैं उसे हमारे स्कूल में दाखिला दिलाने की सिफारिश करता, लेकिन उसने मेरे लड़के गान को मार डाला। उसे मरना ही होगा। तीखी आवाज नफरत से भरी थी। छोटा साथ, अंदर आओ, अंदर आओ। सुंदर युवक चौंका। उसने पहले कभी पहाड़ की गुफा में प्रवेश नहीं किया था। वह एक निषिद्ध क्षेत्र था। जल्दी अंदर आओ। तीखी आवाज में गुस्सा था। हाँ। सुंदर युवक अब और हिचकिचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गला साफ करते हुए वह तेजी से काली सुरंग की ओर बढ़ा, फिर गुफा में छलांग लगा दी। पुस्तक 4, अध्याय 19, हार्टिटर। अंधेरी सुरंग गहरी और लगभग सीधी थी। ये लगभग 300 मीटर गहरी थी और सुंदर युवक ने नीचे कूदते समय अपनी जियांतियान की एक प्रकार का हथियार छोड़ दी, जिससे वह हंस के पंख की तरह हल्के से नीचे उतरा और साथ ही बीच बीच में वह अपनी उतराई धीमी करने के लिए अंधेरी सुरंग के किनारों को पकड़ लेता। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने जमीन पर पैर रखा। ये बहुत गहरा है। उफ, गुरु का गुप्त कक्ष कहाँ है? सुंदर युवक ने घुमावदार सुरंगों से सावधानी से आगे बढ़ते हुए जल्दी जल्दी हर जगह देखा। आगे एक चमकदार हरी रोशनी थी। जल्द ही वह एक खुले पत्थर के दरवाजे पर पहुंच गया, जिसके पीछे हरियाली से भरा एक क्षेत्र था। साथ ही ऐसी लहरें भी थीं जो दिल को दहला देती थीं। गुरुजी, सुंदर युवक ने पत्थर के दरवाजे के बाहर से पुकारा। अंदर आओ, तीखी आवाज चीखी। हाँ। सुंदर युवक ने अपना डर दबाया और अंदर चला गया। ये 10 मीटर व्यास का एक सीलबंद पत्थर का कमरा था। पत्थर के कमरे के बीचों बीच एक विशाल शिलाखंड था, जिस पर एक आदमी बैठा था जिसने ढीले काले वस्त्र पहने थे। उसका चेहरा दुबला पतला और पीला था और लंबे काले बाल थे। उस आदमी की आंखों से एक अलौकिक हरी रोशनी निकल रही थी और उसका पूरा शरीर मानो ठोस बुराई से बना हो। इस व्यक्ति के सामने एक विशाल कड़ाही थी और कड़ाही के ऊपर एक जलती हुई हरी लौ थी जो एक बर्फीली आभा बिखेर रही थी। हरी लौ के नीचे एक सादा रक्त लाल कपड़े का झंडा लहरा रहा था, जिस पर कई छिपे हुए या दिखाई देने वाले क्रूर चेहरे बने हुए थे। ये चेहरे या तो बिना आवाज के चीख रहे थे या फिर एक दूसरे को निगलने और एक दूसरे से लड़ने की कोशिश में दहाड़ रहे थे। पूरा कपड़ा बैनर काले प्रकाश की एक परत से घिरा हुआ था जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहा था। पाप। सुंदर युवक का दिल कांप रहा था। एक गंभीर पाप। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्होंने पाप संचित किए। जिन लोगों ने गंभीर पाप किए होते हैं उनके हृदय को झकझोर देने वाली दुष्ट आभा स्वाभाविक रूप से फैलती है।
लेकिन कपड़े के बैनर के चारों ओर पाप की आभा वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थी। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। यह एक जादुई खजाना है जो अनगिनत पापों से पैदा हुआ है। सुंदर युवक भयभीत भी था और उत्सुक भी। वह अच्छी तरह जानता था कि जब कोई पापों से शुद्ध होकर इस प्रकार के जादुई खजाने का निर्माण करता है, जब वह 3 विपत्तियों या 9 क्लेशों से गुजरता है, तो परीक्षणों की शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होती है। लेकिन इस प्रकार का जादुई खजाना स्वयं भी अतुलनीय रूप से, आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। यही कारण था कि कुछ दुष्ट संप्रदाय स्पष्ट रूप से अनगिनत गंभीर पाप कर रहे थे और फिर भी अमर बनने के प्रशिक्षण में आगे बढ़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन बुरे रास्तों से व्यक्ति को अधिक तेजी से आगे बढ़ने और यहाँ तक कि उच्च स्तर के शत्रुओं से लड़ने का अवसर मिलता था। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर ने कहा कि एक बार उसका जादुई खजाना पूरा हो जाए तो उसे वांजियांग के किसी सिद्ध पुरुष से भी डर नहीं लगेगा। सुंदर युवक सांस नहीं ले पा रहा था। छोटा 7 कमल मुद्रा में बैठा लंबे बालों वाला आदमी तीखी आवाज में बोला, मेरा लड़का गान मेरा पहला शिष्य था। वह मेरे लिए बेटे जैसा था। इस जी निंग ने मेरे बेटे को मार डाला। मैं, बेई गुडसन, उसे कैसे माफ कर सकता हूँ? सुंदर युवक ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे इस जादुई खजाने को निखारना है। मैं इस पर ध्यान नहीं दे सकता। बेई गुडसन की हरी आंखें उस खूबसूरत युवक को घूर रही थीं। इस तरह के गहरे पापी जादुई खजाने को बनाना शुरू से ही बेहद खतरनाक था और इस निर्माण प्रक्रिया के लगातार दुष्परिणाम सामने आ रहे थे। कुछ लोग तो खुद ही मौत के मुंह में चले गए और उनकी आत्माएं उनके द्वारा बनाए गए भयानक प्रेतों के हाथों बिखर गईं। बेशक अगर कोई सचमुच रुकना चाहता तो रुक सकता था, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती। छोटे 7, मैं तुम्हें एक हार्ट ईटर पाउडर देता हूँ। गुडसन के दाहिने हाथ की हथेली में कहीं से एक बोतल प्रकट हुई और उसने लापरवाही से उसे सुंदर युवक की ओर उछाल दिया। सुंदर युवक ने उसे स्वीकार कर लिया, फिर डर से बोतल को घूरने लगा। हार्ट ईटर पाउडर। उन्होंने पहले प्रसिद्ध हार्ट ईटर पाउडर के बारे में सुना था। हार्ट ईटर पाउडर की इस एक बोतल की कीमत किसी भी जादुई खजाने से भी ज्यादा थी। अनगिनत जिफू शिष्य हार्ट ईटर पाउडर के कारण मारे गए थे और इसे पाना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि उसका अपना गुरु भी इस भयानक जहर को सिर्फ इसलिए हासिल कर पाया था क्योंकि वह उनके स्कूल में पैदा हुआ था और उसके उनसे संबंध थे। अगर मैं ध्यान भटका न पाता तो मैं इस हार्ट ईटर पाउडर को कैसे बर्बाद कर सकता था? गुडसन ने तीखी आवाज में कहा। याद रखना, उस जी निंग के 30 मीटर के दायरे में बोतल को तोड़ देना और उसे जहर जरूर लग जाएगा। एक बार हार्ट ईटर पाउडर उसके शरीर में प्रवेश कर जाए, हालांकि इसका असर धीरे धीरे होता है और 3 दिन लगते हैं, लेकिन एक बार जहर लग जाने के बाद इससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन है। वह एक साधारण जियांटियन फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर बिना किसी सवाल के मर जाएगा, भले ही वह जिस चीज का प्रशिक्षण ले रहा हो वह पौराणिक नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख हो। सुंदर युवक ने सिर हिलाया। याद रखना, तुम्हें खुद भी सावधान रहना है। दूर रहो। अगर तुम्हें जहर दिया गया है तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें मारक दवा दूंगा। गुडसन ने कहा। आपका शिष्य तो विष छोड़ने जैसा छोटा मोटा काम भी करने में सक्षम है। सुंदर युवक ने कहा। जाओ। गुडसन की नजर घूमती हरी लपटों के नीचे उस रक्त लाल कपड़े के बैनर पर पड़ी। कपड़े के बैनर के भीतर अनगिनत खूंखार प्रेत कभी कभी दिखाई देते, अपनी गर्दनें गुडसन की ओर बढ़ाते और उसे बेतहाशा काटने की कोशिश करते, लेकिन गुडसन की चिकनी हरी आंखें ठंडी और जानलेवा बनी रहीं। सुंदर युवक ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर चला गया। इस गहरी अंधेरी सुरंग से निकलते हुए वह तेज गति से कूद रहा था, कभी कभी पत्थर की दीवारों पर उभरे हुए पत्थरों को पकड़ रहा था। इसके तुरंत बाद वह सुरंग से बाहर निकल गया। का लोहे के तख्ते घूम गए और सुरंग एक बार फिर बंद हो गई। काली धुंध के भीतर जलज्वाला कमल ने उसे घेर लिया था और निंग की आत्मा उस समय तीव्र गति से विचार कर रही थी। उसके मन में एक के बाद एक काल्पनिक रचनाएं उभर रही थीं और रचना का निर्माण निरंतर बदल रहा था। जैसे जैसे निंग इन रचनाओं का गहन विश्लेषण कर रहा था, रचनाओं के बारे में उसकी समझ बढ़ती जा रही थी। निंग को अचानक डर का एहसास हुआ। जब किसी व्यक्ति की आत्मा उसकी आत्मा जितनी शक्तिशाली होती है तो वह अनजाने में ही आने वाले भयानक खतरों को भांप लेता है। पिछली बार उसकी आत्मा को यह एहसास तब हुआ था जब वह प्राचीन जलीय जागीर में तीसरी परीक्षा देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस बार यह एहसास पिछली बार से भी ज्यादा प्रबल था, मानो वह चाहे कितना भी संघर्ष कर ले फिर भी इस खतरे से बच नहीं पाएगा। खतरा। निंग ने अपनी आंखें खोलकर अपने चारों ओर देखा। अचानक उसके सामने दाईं ओर का काला कोहरा स्वाभाविक रूप से छट गया और उसी क्षण ढेर सारे सफेद धागे उसकी ओर खींच आए। दूर से वह सुंदर युवक एक हाथ में घोड़े की पूंछ का एक झाड़ू और दूसरे हाथ में एक दावसील लिए दिखाई दे रहा था। घोड़े की पूंछ के झाड़ू के सफेद धागों ने तुरंत निंग पर हमला कर दिया। निंग के हाथों में जुड़वां तलवारें दिखाई दी और जलज्वाला कमल ने उन सफेद धागों को अवरुद्ध कर दिया। बूम। उस क्षण जब वे हजारों सफेद लंटें और जलज्वाला कमल आपस में टकराए, मानो कुछ फट गया हो, तभी निंग को एहसास हुआ कि उन हजारों सफेद लटों के भीतर एक बोतल थी। जिस क्षण उनके हमले आपस में टकराए, बोतल चकनाचूर हो गई। युद्ध को टूटता हुआ देखकर उसकी आत्मा उस अतुलनीय रूप से भयानक खतरे के एहसास को और तीव्र कर सकती थी, जिससे निंग का चेहरा बदल गया। बोतल में जरूर कुछ था। निंग कोई बेवकूफ नहीं था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह गंधहीन और अदृश्य थी। दूर खड़े उस सुंदर युवक ने तुरंत ही अपनी घोड़े की पूंछ वाली विस्क वापस ले ली थी। उसी क्षण बोतल टूट गई थी तथा उसने अपनी एस्केप सील का प्रयोग भी किया था तथा तुरंत ही भागकर गायब हो गया था। ये बोतल
निंग को बेचैनी महसूस हुई। अचानक उसके दिल में एक चुभन भरा दर्द उठा। निंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी छाती थाम ली। उसके शरीर में मौजूद क्रिम्सन राइट दिव्य शक्ति ने तुरंत उसके पूरे शरीर में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उसे जहर का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी उसके दिल में वह धीमा चुभन भरा दर्द जारी रहा और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे दर्द करने लगा। इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था, यहाँ तक कि उसका सिर भी दर्द करने लगा था। मुझे क्या करना चाहिए? जहर मेरे पूरे शरीर में समा गया है, लेकिन मेरी क्रिम्सन राइट दिव्य शक्ति इसे भांप नहीं पा रही है, नहीं मेरी दिव्य इच्छा शक्ति। निंग को अचानक पानी के नीचे की जमीन पर उस बूढ़े काले बैल के शब्द याद आ गए। उसे चेतावनी दी गई थी कि किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम न आके, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अमर बनने का प्रशिक्षण लिया है। अमर साधकों के पास तरह तरह की तकनीकें थीं। कोई आपको मारने के लिए जहर का इस्तेमाल कर सकता था, चाहे आपकी लड़ने की क्षमता कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वे आपसे लड़ने से साफ इनकार कर सकते थे। अमर साधक ऐसे ही होते थे। कोई नहीं जानता था कि कोई और वास्तव में क्या करने में सक्षम है। हा, दूर से एक खुशी भरी आवाज सुनाई दी। जी निंग, चाहे तुम कितनी भी बड़ी प्रतिभा क्यों न हो, तुम जरूर मरोगी। उस विशाल संरचना के भीतर निंग का चेहरा भद्दा लग रहा था। हालांकि न तो उसकी दिव्य इच्छा शक्ति और न ही उसकी क्रिम्सन राइट दिव्य शक्ति विषैले तत्वों को भांप पा रही थी, फिर भी वह अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकता था। यह अदृश्य विष धीरे धीरे लगातार उसके पूरे शरीर को निगल रहा था। हालांकि निगलने की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इसकी प्रगति अटल थी। यहाँ तक कि उसके शरीर में मौजूद अतुलनीय रूप से शक्तिशाली फेंट गॉड प्राण शक्ति भी उसे हटा नहीं पा रही थी। कितना भयंकर जहर है, गंधहीन, रंगहीन और पता न चलने वाला। निंग हैरान था। हालांकि ये दूसरे जहरों जैसा नहीं है जो तुरंत असर करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने हर कोशिका में अपनी गहरी पैठ बना ली है। इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद 2-3 दिन में ही मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। 2 या 3 दिन। निंग की आंखें जंगली हो गईं। आखिरी 2-3 दिनों में अगर मैं मर भी गया तो इस संरचना को नष्ट कर दूंगा। निंग का दिल स्वर्ग तक पहुंचने वाले क्रोध से धधकने लगा था। मैं उन सबको मिटा दूंगा, या अगर मैं भाग्यशाली रहा तो शायद उनके शरीर पर मारक भी ढूंढ लूं। भागने के लिए कहीं जगह नहीं है, मुझे इस संरचना को नष्ट करना होगा। निंग कमल मुद्रा में बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। सुरक्षात्मक कमल का फूल उसके चारों ओर घूम रहा था और वह एक बार फिर उन्मत्त होकर संरचनाओं का विश्लेषण करने लगा। पहाड़ के भीतर वह सुंदर युवक वापस चला गया। फिर ब्लाइंड फिश, जी जेडविच और जी कबीले के अन्य सदस्यों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर आश्चर्य और क्रोध के भाव थे। पूर्वी प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और मध्य प्रांत के जी कबीले के अन्य सदस्य भी गुस्से से उसकी ओर देखने लगे। क्या देख रहे हो? तुम्हारे युवा गुरु जी निंग को जहर दिया गया है। 3 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित है। सुंदर युवक पूरी तरह आश्वस्त था। उसे भूल जाओ, यहाँ तक कि अगर कोई जिफू शिष्य भी इस जहर से जहर खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे जी वंश के कुलपति अवश्य आएंगे, वह निश्चित रूप से आप सभी को खत्म कर देगा और वह युवा मास्टर जी निंग को भी बचाएगा। ब्लाइंड फिश और अन्य लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि जी निंग मर जाएगी। हा, तुम्हारे कुल का कुलपिता? सुंदर युवक जोर से हंसा। तुम्हारे निगल पर्वत पर रहने वाले एक छोटे से कबीले के पास इस स्तर का जहर कैसे हो सकता है? हमारे स्कूल में भी ऐसा जहर मिलना मुश्किल है। मेरी तरफ देखना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि यह जहर क्या है। जाओ, मर जाओ, तुम सब निश्चित रूप से मर जाओगे। जी कबीले के सभी सदस्यों ने उसे कोसा और यहाँ तक कि अन्य बंधे हुए जियांटियन जीवन रूपों ने भी निराशा में कोसना शुरू कर दिया। जी कबीले के पश्चिमी प्रांत शहर के भीतर जी यिचुआन उस समय अपनी पत्नी यूची स्नो के साथ थे। कभी कभी वह बाहर दरवाजे की ओर देख लेते। अचानक दरवाजे से उसने देखा कि दूर से एक नीला अग्निपक्षी आसमान में प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर 2 लोग सवार थे। एक लाल वस्त्र पहने जी रेड फ्लावर था, जबकि दूसरा लाल बालों वाला भूरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग था। एक ही नजर में जी यिचुआन ने उसे पहचान लिया। वह पूरे जी वंश का सच्चा स्तंभ था। जी कबीले के कबीले नेता जी नाइनफायर। स्नो कबीले का नेता यहाँ है। यिचुआन जल्दी से चिल्लाया। पुस्तक 4, अध्याय 20। अपने बच्चे की प्रतीक्षा करें। नीला अग्निपक्षी आंगन में उतरा और लाल बालों वाली भूरे वस्त्र पहने जी नाइनफायर ने अपना कदम बढ़ाया और केवल 2 कदमों में कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंच गई। यिचुआन। नाइनफायर की मुस्कान ऐसी थी कि किसी भी व्यक्ति को शांति का एहसास हो। किंवदंती के अनुसार जब नाइनफायर युवा थे तो उनका स्वभाव अतुलनीय रूप से विस्फोटक था, लेकिन चूंकि नाइनफायर अब तक लगभग 4 शताब्दियों तक जीवित रह चुके थे, जबकि पश्चिमी प्रांत के जी वंश के सबसे वृद्ध सदस्य की आयु लगभग 1 शताब्दी ही थी, इसलिए नाइनफायर के युवा होने की कहानियां किंवदंतियों में खो गईं। कबीले का सरदार जी यिचुआन ने कबीले के सरदार को देखते ही तुरंत अपनी आंखों में एक तत्परता का भाव प्रकट किया। स्नो, वो मैंने रेड फ्लावर से सुना है। नाइनफायर ने सिर हिलाया। मुझे देखने दो। ठीक है। यिचुआन तुरंत आगे बढ़ा। इस समय स्नो पहले ही अपना बिस्तर छोड़ चुकी थी और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम कर रही थी। स्नो कबीले के नेता का अभिवादन करती है। नाइनफायर ने कहा, अभी तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, पहले लेट जाओ। खाली रस्मों पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी स्नो बिस्तर पर आधी लेट गई, जबकि नाइनफायर बिस्तर के किनारे कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, स्नो की कलाई पर रखा और अपनी उंगली से हल्के से थपथपाया। तुरंत ही लाल आग जैसी रोशनी का एक धब्बा स्नो के पूरे शरीर को ढंक गया।
इस पल में ऐसा लगा जैसे स्नो का पूरा शरीर आग की लपटों से ढक गया हो। यीचुआन घबराहट से बगल से देख रहा था, जबकि नाइनफायर की आंखें बंद थीं। स्नो के शरीर के चारों ओर की ज्वलंत रोशनी गायब होने से पहले चाय के एक बर्तन को बनाने में जितना समय लगा उतना ही समय बीत गया। तभी नाइनफायर ने भी अपनी आंखें खोलीं, यीचुआन का सामना करते हुए, जिसका चेहरा उत्सुकता से भरा था। नाइनफायर खुद को एक हल्की आह भरने और फिर धीरे से अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। बीमारी के बीज गहरी जड़ें जमा चुके हैं, इसे उलटने का कोई रास्ता नहीं है। यीचुआन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। नाइनफायर ने आह भरी। उस साल आपकी पत्नी एक शीर्ष जियांटियन विशेषज्ञ थी। उस आपदा के दौरान उनकी नींव क्षतिग्रस्त होना एक बात थी। अगर उनका तुरंत इलाज हो जाता तो सब ठीक हो जाता, लेकिन आपकी पत्नी ने उस गुप्त कला का प्रदर्शन किया जिसमें उनकी अपनी जीवन ऊर्जा समाप्त हो गई। यह उनके पहले से ही बुरी तरह घायल शरीर पर एक और प्रहार की तरह था, जिससे बीमारी और भी गहरी हो गई। जब तक आप मनुष्यों के लिए जीवन बढ़ाने हेतु उपयुक्त कोई गोली नहीं खोज लेते, कोई और उपाय नहीं है। मनुष्यों के लिए दीर्घायु बढ़ाने वाली गोली। यीचुआन ने अपनी पत्नी की ओर देखा और स्नो ने भी उसकी ओर देखा। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं और स्नो ने धीरे से आह भरी। यीचुआन, मैं अपनी बीमारी समझती हूँ। अगर बात सिर्फ उम्र बढ़ाने वाली गोली खाने की होती, हालांकि ऐसी गोली अतुलनीय रूप से महंगी होती। अगर यीचुआन खुद को दिवालिया बना लेता, अपनी सारी संपत्ति और जी निंग द्वारा दिए गए हजारों अज्ञात जादुई खजानों को बेच देता और जी कबीले से कुछ पैसे उधार भी ले लेता, तो शायद वह ऐसी एक गोली हासिल कर पाता। लेकिन नश्वर लोगों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त की अतिरिक्त शर्त, कीमत तुरंत कई अतिरिक्त स्तरों तक बढ़ जाती। एक औषधीय गोली जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है, उसका औषधीय प्रभाव भी उतना ही ज्यादा होता है। एक गोली जो किसी व्यक्ति की आयु बढ़ाने में सक्षम थी, वह स्वर्ग के प्राकृतिक क्रम को चुनौती देने वाली गोली थी। एक गोली जो न केवल ऐसा करती थी, बल्कि इस तरह से करती थी कि एक नश्वर के कमजोर नाजुक शरीर को भी इस प्रक्रिया को सहने की क्षमता मिलती थी। ऐसी गोली की कीमत जी कबीले के लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यीचुआन, नाइनफायर ने धीरे से कहा, मैंने कुछ गोलियां तैयार कर ली हैं। मैं तुरंत उन्हें भिजवाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारी पत्नी को 3 महीने और जीने का मौका मिलेगा। 3 महीने? यीचुआन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। स्नो ने बस एक मुस्कान बिखेरी। उसने कहा, यीचुआन जल्दी से अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, जिसने हंसते हुए कहा, 3 महीने मेरे अनुमान से बेहतर हैं। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैंने उस साल जो कुछ भी किया, वह निंग को जन्म देने के लिए किया था। अगर मैंने निंग को जन्म नहीं दिया होता, तो शायद मैं 20 साल और जी पाती। लेकिन उन 20 सालों के हर एक दिन मुझे बहुत पछतावा होता। लेकिन अब इन 10 सालों के हर दिन जो मैंने जिए हैं, मैंने खुशी से जिया है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। निंग को वापस लाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जब तक वह मेरे साथ है, सब ठीक है, ठीक है। यीचुआन ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर एक पल सोचने के बाद चिल्लाया, भाई ब्लैक, एजियो फायरबर्ड। तुरंत ही बाहर से एक काले वस्त्रधारी पुरुष और एक नीले वस्त्रधारी स्त्री अंदर आए। वे काले सर्प और नीले अग्निपक्षी के मानव रूप थे। भाई ब्लैक, यीचुआन ने जल्दी से कहा, जी निंग आपकी आवाज आसानी से पहचान लेगी, इसलिए एजियो फायरबर्ड पर सवार होकर जल्दी से हमारे जी कबीले और आयनवुड कबीले के बीच के सीमा क्षेत्र की ओर चल पड़ो। जैसे ही उसने कहा, यीचुआन के हाथ में एक नक्शा आ गया। उसने बस यूं ही दरवाजे की तरफ देखा, उनकी दिशाएं सुनिश्चित की, फिर ध्यान से उस जैद तलवार का स्थान भांप लिया जो निंग के हाथ में थी। नक्शे को घूरते हुए यीचुआन ने जल्दी से एक जगह का पता लगा लिया। उंगली के हल्के से थपथपाने से उसने नक्शे पर एक पहाड़ की ओर इशारा किया और वहां खून का एक धब्बा नक्शे पर लग गया। जी निंग इस समय इसी जगह पर है। वह इस पूरे समय हिला तक नहीं है। मेरी समझ से, हालांकि हमारे बीच की दूरी को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है, वह निश्चित रूप से इस पहाड़ से 100 किलोमीटर के दायरे में है। अगर तुम एजियो फायरबर्ड पर सवार होकर पहाड़ के ऊपर हवा में उड़ो, फिर उसे बुलाओ और कहो कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और उसे जल्दी वापस आना है, तो वह जरूर सुन लेगा। समझ गया? काले कपड़े पहने आदमी ने जल्दी से कहा। यीचुआन, चिंता मत करो, निंग की सुनने की क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा है। वह 200-300 किलोमीटर दूर से भी मेरी आवाज सुन सकता है। मनुष्यों के लिए अपनी आवाज को 100 किलोमीटर तक प्रक्षेपित करना संभव नहीं था, लेकिन जियांटियन जीवन रूप के लिए यह आसान था। उदाहरण के लिए, जब निंग सरपेंटविंग झील पर था और सरपेंटविंग पर चिल्लाया था, तो उसकी आवाज भी पूरी झील में प्रक्षेपित हो गई थी। एजियो फायरबर्ड, मुझे तुम्हें यात्रा कराने के लिए परेशान करना पड़ेगा। यीचुआन ने नीले वस्त्र पहने महिला की ओर देखा। छोटी सी बात है। नीला अग्निपक्षी की आवाज बहुत कोमल थी। हम एक पल भी देर नहीं कर सकते। मैं बड़े भाई ब्लैक के साथ तुरंत निकल पड़ता हूँ। चलो चलें। काले कपड़े वाले आदमी ने भी तुरंत सिर हिला दिया। मानचित्र को अपने साथ लेकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति तेजी से एजियो फायरबर्ड की पीठ पर सवार हो गया, फिर तेजी से जी कबीले और आयनवुड कबीले के बीच की सीमाओं की दिशा में उड़ गया। निंग, बेटा। स्नो ने नीला अग्निपक्षी को आकाश में ऊंचा उड़ते देखा और मन ही मन उसे अपने बेटे की याद आने लगी। जैसे जैसे वह मौत के करीब पहुंचती गई, वह अपने प्यारे बेटे को देखने के लिए और भी तरसने लगी। एजियो फायरबर्ड की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। 2 घंटे से भी कम समय में वह उस पहाड़ के ऊपर हवा में पहुंच चुकी थी। ये पहाड़ है। काले सांप ने सिर हिलाया। ऊंचाई पर होने के कारण नीचे का नजारा आसानी से पहचाना जा सकता था। बड़े भाई ब्लैक, उसे तुरंत बुलाओ, नीला अग्निपक्षी ने आग्रह किया। ठीक है,
काले सांप ने नीचे देखा, फिर तुरंत अपनी आवाज में राक्षसी ऊर्जा भरते हुए जोर से चिल्लाया, युवा स्वामी जी निंग, आपकी माँ गंभीर रूप से बीमार हैं, जल्दी लौट आइए। युवा स्वामी जी निंग, आपकी माँ बहुत बीमार हैं, जल्दी लौट आइए। यह आवाज आकाश से गूंजी और तेजी से नीचे जंगल और पहाड़ के 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। और उनके ठीक नीचे उस पहाड़ की गहराई में 10 लाख आम लोग थे, जिन पर उन 2 आत्मिक प्राणियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। पहाड़ के भीतर खंभों से बंधे जियांटियन जीव अभी भी अनगिनत यातनाएं झेल रहे थे। उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, फिर भी उन्हें जिंदा रखा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जितनी देर तक उन्हें यातनाएं दी जाती, उतना ही ज्यादा क्रोध और नफरत इन जियांटियन जीवों में बढ़ती। जितनी ज्यादा ताकतवर, जितनी गहरी उनकी नफरत, उतनी ही ज्यादा भयंकर उनकी आत्माएं भयानक प्रेतों में बदल जाती। युवा स्वामी जी निंग, आपकी माँ बहुत बीमार हैं, जल्दी लौट आइए। दूर ऊपर से आवाज आई। यद्यपि यहाँ एक विशाल संरचना छिपी हुई थी, जिसके कारण लाखों आम लोगों के श्राप और चीखें फंस गई थीं और बाहर निकलने में असमर्थ थे, फिर भी बाहरी दुनिया से आवाजें अंदर आ सकती थीं। ये बहुत कुछ वैसा ही था जैसे कि जिफू शिष्य बेईजिशान पहाड़ में रहस्य के अंदर गहराई में था और बाहरी दुनिया से आने वाली आवाजें सुन सकता था, भले ही गुप्त कमरे के अंदर से आवाजें बाहर नहीं जाती थीं। इस तरह वे आसानी से पता लगा सकते थे कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। युवा स्वामी जी निंग, आपकी माँ बहुत बीमार हैं, जल्दी लौट आइए। यह आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज उठी और बहुत तेज थी। कितनी तेज आवाज है, वहाँ ऊपर कौन चिल्ला रहा है? 6 खूबसूरत कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं आसमान की ओर देख रहे थे। उनमें से एक दुबला पतला दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से बोला, साथी प्रशिक्षुओं, क्या तुमने सुना? वे उस जी निंग को बुला रहे हैं। जी निंग की माँ बहुत बीमार है। बिच्छू वाली औरतें आश्चर्य से बोलीं। उसकी माँ बीमार है? हा हा हा। समूह का सबसे हट्टा कट्टा आदमी, जिसके बाल नीले रंग के थे, जोर जोर से हंसने लगा। वह जी निंग एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर उसे विकसित होने दिया जाए तो कौन जाने भविष्य में वह कितना भयानक होगा। लेकिन वह 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा और उस संरचना में फंस गया है। उसकी माँ साफ तौर पर गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन अगर वह जोर जोर से चिल्लाए तो भी उसकी आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, सुंदर युवक ने आह भरी। शायद वह इस समय बहुत गुस्से में है। मुझे कहना होगा, ये जी निंग वाकई एक दुर्जेय व्यक्ति है। 11-12 साल की उम्र में वह हमारे वरिष्ठ मार्शल प्रशिक्षु को मारने में सक्षम था, लेकिन उसका अंतिम दयनीय अंत होगा। वह निराशा, क्रोध, पीड़ा और पछतावे के बीच मर जाएगा। हा हा हा, इस प्रतिभा का अंत हो गया। साथी प्रशिक्षु आपस में बातें कर रहे थे। वे कल्पना कर सकते थे कि जी निंग को कैसा महसूस हो रहा होगा, जिससे उन्हें और भी खुशी हुई। मैडम गंभीर रूप से बीमार हैं। युची स्नो गंभीर रूप से बीमार है। पश्चिमी प्रांत के ब्लाइंड फिश के जी कबीले के सदस्य, जी जेडविच, पुलटाइल और अन्य सदस्य सभी अतुलनीय रूप से चकित, क्रोधित और घृणा से भरे हुए थे। साथ ही उन्हें जी निंग पर थोड़ी दया भी आ रही थी। आखिरकार उसके पास जीने के लिए 3 दिन से भी कम समय बचा था और उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी, फिर भी उसके लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह का दर्द दिल दहला देने वाला जरूर होगा। सही, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहाड़ की गहराई में बैठे उन साथी प्रशिक्षुओं ने सोचा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ब्लाइंड फिश और बाकियों को डर था। निंग इस समय अपने दिल में बेहद पीड़ा और दुख महसूस कर रहा था। माँ, माँ। निंग के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका दिल मानो चाकू से कट रहा हो। वो औरत जिसने उसे बचपन से प्यार किया था, वो औरत जिसने उसे अपनी दुनिया समझा था, वो औरत जो हमेशा बेकाबू होकर उस पर लाड़ प्यार करती थी, वो सच में गंभीर रूप से बीमार थी। गंभीर रूप से बीमार। निंग ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और एक बेमिसाल दर्द भरी चीख निकाली। ये चीख पूरे पहाड़ में फैल गई, लेकिन चाहे जो भी हो, वह उससे आगे नहीं फैल सकी। पहाड़ी घर में रहने वाले उन 6 पुरुषों और महिलाओं ने जब चीख सुनी तो उनके दिल कांप उठे। वे उस चीख में छिपे असीम दुख और पीड़ा को महसूस कर सकते थे। युवा मास्टर, युवा गुरु जी निंग। ब्लाइंड फिश रो पड़ी। वह अत्यंत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली 4 साल का बच्चा जिसे उसने खुद तीरंदाजी सिखाई थी, उसकी यह हालत कैसे हो गई? यह उसके शरीर पर पड़े अत्याचार से भी ज्यादा पीड़ादायक और भयावह था। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। निंग की आवाज कांप रही थी। गठबंधन तोड़ो, मैं गठबंधन तोड़ूंगा। निंग ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लीं। भावनाओं का एक अतुलनीय शक्तिशाली उभार उसके पूरे शरीर में छा गया, उसकी पूरी आत्मा में भर गया। वह उस संरचना को तोड़ने ही वाला था। उसे छोड़ना ही था। उसे उस स्त्री से मिलना ही था जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। उसे उससे मिलना ही था, वरना अगर वह मर भी जाता और पाताल लोक भी चला जाता तो भी उसे अतुलनीय अपराधबोध और पश्चाताप का अनुभव होता। इस संरचना को तोड़ो, मैं इस संरचना को तोड़ने जा रहा हूँ। निंग की बंद आंखें कांप रही थीं और उसकी आत्मा इस अतुलनीय शक्तिशाली भावना से भरी हुई थी जो जीवन और मृत्यु के बीच के क्षण में महसूस की गई भावना से भी अधिक थी। एक नई सीमा तक पहुंच गई जब वह इस संरचना को तोड़ने के तरीकों की कल्पना करने लगा। निंग की नाक से खून बहने लगा और उसके कानों से भी खून आने लगा। स्पष्टतः शक्तिशाली भावना के इस उभार ने उसके शरीर को घायल कर दिया था। बस निंग की आत्मा, जो लगातार नई संरचनाओं का परीक्षण कर रही थी, अचानक रुक गई। उसके दिमाग में अचानक एक अतुलनीय रूप से जटिल संरचना मॉडल उभर आया जिसमें हर संभव परिवर्तनशीलता समाहित थी। निंग ने अपनी आंखें खोलीं। माँ। निंग ने सिर उठाया और उन्मत्त चीख मारी।
मैं तुमसे मिलने वापस जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अपने बच्चे का इंतजार करो। तुरंत ही वह धुंधलेपन में बदल गया और उस संरचना में आगे बढ़ता गया। निंग एक भूत की तरह तेजी से उस जगह पहुंचा जो अभी भी घने काले कोहरे से ढकी हुई थी, लेकिन जहां एक काला संरचना ध्वज जमीन में गड़ा हुआ था। संरचना ध्वज के ऊपर लगे रून अब चमक रहे थे। निंग ने हाथ बढ़ाकर सीधे ध्वज को पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। तुरंत ही पूरी दुनिया पर छाई काली धुंध गायब हो गई और एक स्पष्ट पहाड़ी दृश्य दिखाई देने लगा। दूर से कई नौकर आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। क्या 6 पुरुष और महिलाएं पहाड़ से बाहर भागे और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। संरचना नष्ट हो गई। निंग अपने हाथ में गठन का झंडा पकड़े हुए था। उसकी आंखों में घोर पागलपन की चमक थी। मार डालो उसे, किसी भी कीमत पर मार डालो उसे इस जगह से जिंदा नहीं जाने दिया जा सकता। अचानक जमीन के नीचे से अतुलनीय क्रोध से भरी एक तीखी आवाज आई।